प्रसारण में। तो दोस्तों, सभी को नमस्कार। कभी ना कभी हम अपने प्रसारणों को समय पर शुरू करना सीखेंगे, लेकिन इससे कि हम कभी कभी देर हो जाते हैं। वे केवल शुरू करने के लिए कम दिलचस्प नहीं होते हैं। एक साधारण सीधी प्रसारण पर्याप्त रूप से काम करता है। बहुत से लोग, और वास्तव में सीधा प्रसारण ऐसा है, शायद सबसे कठिन शैलियों में से एक, जो नहीं गलतियां माफ नहीं की जाती। लेकिन फिर भी हम आपके साथ प्रसारण में हैं, और मैं जानता हूं कि आप में से कुछ बैठे हुए थे, प्रसारण की शुरुआत का इंतजार कर रहे थे। वह चले गए, इसलिए मैं आपसे मौजूद लोगों से समर्थन की मांग करता हूं। अब हमारे प्यारे साथ हैं, कृपया लाइक करें और रीपोस्ट करें। याद रखें कि आपकी सक्रियता पर ही बहुत कुछ अत्यधिक निर्भर करता है, और शायद कहीं चैट में अपने अन्य निवेशकों के साथ शायद भी कृपया अपने परिचितों को लिंक थोड़ा ही छोड़ें ताकि वे वापस आ सकें। यदि वे पहले से ही अपने काम में लग गए हैं तो अभी प्रसारण, मैं चेक कर रहा हूं, हम प्रसारण में हैं, सब कुछ ठीक है, पास ठीक है। तो आज हमारे पास गुरुवार है, और गुरुवार को हम आपसे समाचार साझा करेंगे और तकनीकी विषयों पर बात कर रहे हैं नई पीढ़ी गर्मी गुब्बारे परियोजना कैसे विकसित हो रही है। तो आज हमारे स्टूडियो में एक व्यक्ति हैं जो जैसे कोई और नहीं, यह परियोजना के विकास पर प्रभाव डालता है। बोरिस अलेक्जेंड्रोविच इशेंको व्यक्ति हमारे सीधे प्रसारणों में था, तो आज हम उससे पूछेंगे कुछ प्रश्न। बोरिस, नमस्ते। तो पहला सवाल इस विषय पर है कि कैसे, क्योंकि हमारे पास कल एनटीएस के बारे में एक वीडियो आया है, पिछले सप्ताह आयोजित एनटीएस की बैठक जुलाई में के दौरान हमने इसके बारे में भी अधिक विस्तार से बात की थी, पिछले बुधवार को एक प्रसारण में ही भी। लेकिन आज मैं आपसे सामान्य रूप से पूछना चाहता हूँ, वहाँ वास्तव में क्या हो रहा था और शायद किस परिणाम पर थोड़ी देर में पहुंचे। जैसा कि एनटीएस के बारे में पहले ही बात की जा चुकी है, ये एक उथल पुथल भरा समय था। चर्चा हुई, कई तकनीकी सवालों और समस्याओं, अंततः आखिरकार एनटीएस का निर्णय अंततः लिया गया। मैं इसे अभी व्यक्त करना चाहता हूँ। पहला, यह प्रदर्शित किए जाने वाले की सूची तैयार करना है। गर्मी हवा के गुब्बारे के निर्माण में अलग अलग तकनीकों की कमी, वैसे यह स्वीकार किया गया। अस्थायी रूप से नाम यह है कि गर्मी हवा का गुब्बारा नोवा के नाम से वास्तव में जाना जाएगा। नोवा वास्तव में स्पष्ट है, क्यों दो, क्योंकि इसका आकार ही होगा लगभग 2000 घन मीटर के क्षेत्र में, इसलिए यह निर्णय लिया गया। ऐसा नाम नोवा और ये तकनीकें उदाहरण के लिए होंगी। गर्मी हवा के गुब्बारे और मॉडल दोनों पर परीक्षण किया जाएगा और स्टैंडों पर, और दूसरा यह है कि तकनीकी आवश्यकताओं को विकसित करना आवश्यक है। इस गर्मी हवा के गुब्बारे नोवा 2 के लिए उनका औचित्य विकसित करना और महीने के अंत में एनटीएस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना मंजूरी के लिए, और आगे बढ़ना। अगला चरण स्केच प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण विकास प्रक्रिया है, और फिर आरकेडीआर का विकास होता है। ये एक कार्यात्मक डिजाइन है। दस्तावेजीकरण, ये पहले से ही अच्छे से सहकर्मियों को कार्य सौंपना है। स्केच परियोजना के चरण में सहयोग का अभ्यास, ये हो रहा है। हाँ, ये वास्तव में पहले से ही हो रहा है, लेकिन यह सचमुच पूरी तरह से नहीं हुआ है। यह आरकेडी के अनुसार बिल्ली के लिए बनाई जानी चाहिए, और आरकेडी के चरण में सभी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि इसे वर्ष के दौरान भी बनाया जा सके। जैसे हम नोवा उपकरण की उम्मीद कर रहे हैं, किसी भी स्थिति में इसे जैसे भी हो, वहां कुछ और जमीन पर और उड़ान के लिए निकाला जाएगा। यह परीक्षण एनटीएस के निर्णय के अनुसार है, मतलब कि यह समानांतर में है। हमारे पास वास्तव में कंपनी नोवा के तहत एक तरह से बनाया गया है इंजीनियरिंग केंद्र, जो इन कार्यों को लागू करने के लिए निर्धारित किया गया है। वर्तमान में केंद्र के प्रमुख फेडर हैं, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दो उपाध्यक्षों के बीच में, ये मैं और जुबकेविच वादिम वासिलेविच हैं, जो बोले। मैं अधिकतर संगठनात्मक हिस्से में हूं, जुबकेविच तकनीकी मामले में अधिक हैं। इसमें इस चरण में योजना ही बनाई गई है। ये भी उदाहरण के लिए, जैसे कि तकनीकी इंजीनियरिंग केंद्र, ये एक पूर्व सूचक है जो केबी आना चाहिए, लेकिन अभी हम केबी तक नहीं पहुंचे हैं। हम तैयार नहीं थे, और शुरुआत में हमने एक इंजीनियरिंग केंद्र बनाने का निर्णय लिया, लेकिन फिर भी इसमें
पहले से ही कुल 6 विभागों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। ये एक प्रकार का प्रारूप है। ये पहला विभाग है। ये सामान्य प्रकार और आवरणों का विभाग है। ये परियोजना विभाग है जिसमें विकसित किए जा रहे हैं विचार और मुख्य तकनीकें, मुख्य अवधारणाएं। विचारों की गहराई में जाकर हम उन तकनीकों का विश्लेषण करेंगे जो मुख्य अवधारणाओं को स्पष्ट करती। इस विभाग में अगला यह गणना वैज्ञानिक है। विभाग स्पष्ट है। वायुगतिकी गतिशीलता और मजबूती गतिशीलता है। भार और किसी भी गणना एरोस्टैटिक्स जो भी निम्नलिखित सभी निर्माण विभागों को संपूर्ण रूप से और पूरा किया जाना चाहिए। यंत्रों की वास्तविक संरचना का विभाग, यानी यह सभी आवरण के घटकों का विकास है और वायु गैस उपकरण, शक्ति के तत्वों का ढांचा और स्थापना, गोंडोला के तत्व यदि आवश्यक हो। कुछ चीजें सहकर्मियों को दी जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें हम खुद विकसित करेंगे। अगला विभाग ये बोरट उपकरण विभाग है। ये पायलट नेविगेशन उपकरण का विकास है, जैसे रेडियो संचार और सामान्य इलेक्ट्रिकल उपकरणों के उपयोग, यानी ये एक ऐसा विभाग है। भूमि उपकरण विभाग ये जैसे गर्मी हवा के गुब्बारे के लिए सभी जमीन पर आधारित समर्थन प्रणाली और प्रमाणन तकनीकी दस्तावेज विभाग, यानी उदाहरण के लिए हमें उड़ान संचालन के लिए एक मार्गदर्शिका जारी करने की आवश्यकता होगी। उपयोग के लिए मार्गदर्शिका, पासपोर्ट, फॉर्मूलर और अन्य दस्तावेज, मानक, नियंत्रण, अभिलेखागार, प्रमाणन के प्रश्न, यह इस विभाग सब कुछ। अभी इस समय इस प्रकार की संरचना निर्धारित की गई है। धीरे धीरे वह हम लोगों को काम पर रख रहे हैं, जैसे कि हम उन्हें जोड़ रहे हैं। किसी को शायद स्थायी काम पर, किसी को हिस्सों में, हो सकता है कि कोई होगा आउटसोर्सिंग पर, यानी ये प्रक्रिया वास्तव में लगभग अभी चल रही है। संस्थाओं के साथ प्रक्रिया में पहले से ही आवश्यकताओं के विकास के लिए उपकरण के बारे में तो कह सकते हैं कि यह पहले से ही एक क्रम में है। लेकिन 10 बजे के लगभग करीब लोग हमारे पास आ चुके हैं। हमारे साथ वास्तव में सहयोग कर रहा है ये ठीक से कोई नहीं है। राज्य में कोई वास्तव में सहयोग कर रहा है, वह कहीं काम कर रहा है, हमारे साथ अंशकालिक काम कर रहा है, यानी ये वास्तव में सचमुच बिल्कुल भी हमें उपकरणों से लैस करना होगा। हम एक डिजाइन कार्यालय बनाने की योजना बना रहे हैं। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ऐसा होना चाहिए। विशेषज्ञ वास्तव में लगभग सभी क्षेत्रों में हैं, क्योंकि इसके लिए यंत्र के लिए प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक विभाग होना चाहिए। तो निर्माण कार्यालय, पूरा उद्यम नोवा इसे प्राप्त करना चाहिए। वायुयान तकनीक के विकासकर्ता का प्रमाण पत्र, और वहां सभी को बंद किया जाना चाहिए। दिशाएं, यानी ये निर्माण संबंधी हैं। हमें आवरणों की आवश्यकता है। आवरणों के लिए एक निर्माता, उपकरण, पायलटिंग और नेविगेशन के लिए निर्माता, गणक, वायुगतिकी, गतिकी, लोडर जैसे आदि उदाहरणार्थ। ठीक है, कुल मिलाकर यह वास्तव में सचमुच पूरा स्पेक्ट्रम है जो अनुमति देता है गणना करना, परियोजना बनाना, डिजाइन करना, और फिर हम निर्माण तक पहुंचेंगे। इसे बनाना और परीक्षण करना अब अगले महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण चरण है। ये इस तरह से दिखाई देता है कि हमारा विकास ऐसा है। तो मैं नहीं करूंगा, हमारे पास और लगभग प्रारंभिक है। इस चरण में लोगों की संख्या थोड़ी ही है। यह प्रत्येक विभाग में लगभग 2-3, अधिकतम 4 लोग हैं। सामान्य दृष्टिकोण और आवरणों विभाग पहले से ही, अब हमारे पास ही 4 लोग भी हैं। और तो क्योंकि ये एक अवधारणा दिशा का विकास है, हम भी आवरण सामग्री पर काम कर रहे हैं। हमारी परिस्थितियों में इसे खोजना इतना आसान नहीं है, लेकिन देखते हैं निर्माता कौन है, कहाँ है, कैसे और क्या चुना जा सकता है। यह कहें ऐसा कुछ है। संरचना के अनुसार संगठनात्मक मुद्दों पर पोस्ट और कार्यस्थल की सुविधाओं का प्रावधान यहाँ काम चल रहा है। यानी जैसे कि आपने कामकाजी चीजें दिखाई, स्थान, यानी हम भी यह प्रक्रिया समानांतर में चल रही है। वैसे हमारी प्रयोगशाला भी तैयार की जा रही है भी ही। मुझे लगता है कि हम जल्द ही वहाँ से कुछ फुटेज भी थोड़ा दिखाएंगे। काफ़ी सारे कार्यस्थल पहले से ही बन चुके हैं जीवन। धीरे धीरे ऑफिस में थोड़ा और साइबर लिफ्ट या पिक शुरू हो रहा है। क्या आप कृपया उपकरण के बारे में थोड़ी और जानकारी कह सकते हैं, और एनएटीएस के बारे में भी? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ, इसे मंजूरी देना, जैसे कि ये महत्वपूर्ण है।
कैसे विकास का वेक्टर सही है, धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से, सही तरीके से। तो हम अभी तक पिछले पर 2 बिंदुओं पर सहमत हुए हैं, जैसा कि हमने पहले विस्तार से चर्चा की थी और सहमति बनाई थी। हाँ, इसे सूची तैयार करना और तकनीकी आवश्यकताओं को विकसित करना है। हमने पहले ही पूरी सूची तैयार कर ली है और मैं ये कह सकता हूं, हम इस नोवा गर्मी हवा के गुब्बारे से ही थोड़ा ही क्या चाहते हैं। गर्मी हवा का गुब्बारा, सबसे पहले ये एक छोटा उपकरण है। हाँ, मात्रा लगभग 2 से 2-5 हजार घन मीटर के आसपास है। इस श्रेणी में शायद 2 के करीब। ये किस कारण से है? हम चाहते हैं कि यह उपकरण गर्मी हवा का गुब्बारा ऊंचाई में लगभग 12 मीटर से अधिक नहीं था ही भी। यह उसे भी काफी मानक बनाने की अनुमति ही देता है। हवाई अड्डे के हैंगरों के माध्यम से जैसे गुजरना कर सकते, उनकी असेंबली करना, गैस भरना, और लगभग किसी भी स्थान पर जहां ही है वह हवाई अड्डा जहां ऐसे विमानों की सेवा उपलब्ध है। और वास्तव में यह मानक आकार है। परीक्षणों पर जाना, उड़ानों पर जाना और बाद में इसका उपयोग करना, यानी यह हमारी कुछ मुख्य बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है। कहीं कुछ न बनाने के लिए इस चरण में नए हैंगर। इससे स्पष्ट होता है इस उपकरण के लिए क्या आवश्यकताएं हैं। यह ऐसा ही एकमात्र है। हमें उम्मीद है कि इसकी भार वहन क्षमता 500 किलोग्राम तक होगी और उड़ान की दूरी 500 किमी हो, यानी यह एक ऐसा 500 पर 500 उपकरण है। लेकिन यह भार उठाने की क्षमता है। मैं यहाँ हूँ, मैं कहता हूँ, यह वास्तव में ही बिना पायलट के उपकरण के लिए है। तो हम इस पर क्या योजना बना रहे हैं उपकरण में, और हम क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले इस उपकरण को होना चाहिए तो 3 दिशाओं में कुछ संशोधन परिणाम स्वरूप बाहर निकलें। पहला, यह अत्यंत महत्वपूर्ण पायलट युक्त उपकरण है जो आगे चलकर, और यह एक ऐसा उपकरण बन सकता है जो विशेष रूप से पर्यटन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें यात्रियों के बैठने के लिए पर्याप्त सीटें हैं जो आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करती। 6 यानी एक पायलट 5 यात्री। हम ऐसा ही योजना बनाना चाहेंगे। हम आशा करते हैं कि ऐसा उपकरण भी, और इसका सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए सर्टिफिकेशन करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास यात्रियों के साथ उड़ान भरने की क्षमता हो। हाँ, ये भी हो सकता है, और वीआईपी क्लास, मतलब लोगों की संख्या कम ही होगी, ज्यादा, या कहें एक सामान्य पर्यटन एक्सकर्शन भी। इसका उड़ान का समय छोटी लेकिन पूरी तरह से पर्याप्त। हम 2 बजे के आसपास योजना बना रहे हैं, यानी यह ऐसा है। इस विकसित किए जा रहे उपकरण का व्यावसायिक संस्करण, और हम आशा करते हैं कि यह थोड़ा और व्यावसायिक रूप से सफल होगा। जिस कीमत पर हम इसे बनाएंगे उस पर थोड़ी और निर्भरता। अगला यह है कि हमारे पास एक उपकरण प्रदर्शक है, और हम अंततः चाहते हैं कि हम इसे भी अवश्य ही करें। इसे पायलट किए गए संस्करण के माध्यम से बिना पायलट के, और इस पर काम करना। गर्मी हवा के गुब्बारे की उड़ान के लिए बिना पायलट की सुरक्षित और विस्तृत योजना उड़ान है, जिसमें बिना पायलट के हॉट एयर बलून उड़ान लैंडिंग करना शामिल है। लेकिन यह पहला साल नहीं है। ये बिना पायलट का गर्मी हवा का गुब्बारा बनाना पायलट से अधिक कठिन है, कि पायलट अक्सर कई स्वचालित कार्यों को अपने ऊपर ले लेता है, और स्वचालित प्रबंधन प्रणाली को विकसित करना आवश्यक है, और हमने इसे पायलट के साथ शुरू किया है। फिर हम थोड़ा आगे रखेंगे, और इसके अलावा हम इसी उपकरण पर करना चाहेंगे। बिना पायलट के संस्करण में सामान की उतारने, लैंडिंग, यांत्रिक प्रक्रिया का अभ्यास किया जा सकता है। ये संभवतः स्वचालित हो जाएगा, संभव नहीं इस छोटे से उपकरण में, लेकिन फिर भी हम कम से कम हम देखेंगे कि यह कैसे संभव है। इसके अलावा हम बहुत चाहेंगे कि भी, और इस उपकरण में, और हम इसे करेंगे, इसे नाम देंगे जैसे भी, तो न्यूनतम मात्रा के साथ लंगर डालना, जैसे भूमि कर्मियों के बिना या बिना किसी कर्मियों के काम चलाना, यानी यह पायलट किए गए विकल्प के रूप में भी है। बिना पायलट के विकल्प पर इसे वास्तव में लागू करना, यह मैं पढ़ रहा हूं जो हम तकनीकों को प्रदर्शित करना चाहते हैं। पहला बिंदु एनटीएस का कार्यान्वयन है। यह आवश्यकताओं के अनुसार है जो हम इस पर चाहते हैं। कम गति पर नियंत्रण क्षमता को देखना, क्योंकि यह तो और सही से महसूस करना महत्वपूर्ण है कि आप सभी पहलुओं को समझें और उनका विश्लेषण करें। कहने हैं हम इस गर्मी हवा के गुब्बारे पर लगाने की योजना बना रहे हैं। फ्लोस्ट लगभग इसी तरह से है।
गर्मी हवा के गुब्बारे के साथ सहायक उपकरण केवल क्षैतिज तल में, ऊर्ध्वाधर में नहीं। और इस तरह तो देखिए यही है स्वायत्त डॉकिंग, जिसमें प्रबंधन क्षमता शामिल है, कम गति पर, क्योंकि गर्मी हवा के गुब्बारे के पास रुक करने वाले होते हैं। एरोडायनामिक जो स्थिरीकरण उपकरणों पर स्थित हैं वे कम गति पर कम प्रभावी होते हैं। प्रभावी, और यहाँ आपको वास्तव में कुछ चीज़ों का प्रबंधन करना होगा अन्य उपकरणों के साथ। और अगर हम बिना टीम के काम करना चाहते हैं ताकि वह उसके पीछे न दौड़े, उसने उसे खुश कर दिया, कम गति पर उसे उपयुक्त होना चाहिए, वह उतर नहीं सकता बड़ी गति पर, अन्यथा यह सामान्यतः ऐसा नहीं है। विमान सभी लाभ खो देगा, उसे निर्धारित बिंदु पर थोड़ा और उतरना चाहिए। ये सच में एक समस्या है। गंभीरता से हम इस पर काम करना चाहते हैं। इस उपकरण में, चाहे वह पायलट द्वारा संचालित हो या बिना पायलट के, ये तकनीक के लिए भी सही है, गर्मी हवा के गुब्बारे का स्थल पर स्थानांतरण, ताकि इसे बहुत से लोग न ले जाएं, ज्यादा ही। इसमें बिना जमीन पर रखने की तकनीक भी शामिल है, जिसमें 35 मीटर के मानदंडों द्वारा निर्धारित किया गया है। 1 सेकंड, ये एक तूफान है। लोगों को उपकरण द्वारा सामान्य रूप से अत्यधिक सावधानी पूर्वक ले जाया जाना चाहिए, बिना हैंगर के जमीन। और तीसरा तो ये जैसे ही है ऐसा ही है। हम अपने लिए यह कार्य निर्धारित करते हैं कि यह इकाइयों का एक हिस्सा है। हम वायु गैस प्रणाली में अनुकूलन तकनीकों के माध्यम से भी कार्यान्वयन करेंगे। 3D प्रिंटिंग, हम इससे भी शुरू कर रहे हैं। ये ऐसी तकनीकें हैं जिन्हें हम विशेष रूप से ध्यानपूर्वक परखना चाहते हैं। इस उपकरण के बारे में वह थोड़ा NATS से गुजरा है, और वह क्या है आगे के थोड़े और कदम, ताकि दर्शकों को यह स्पष्ट हो सके कि क्या हो रहा है। गर्मी हवा के गुब्बारे तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता तय किया जाता है। एक रुचि जो हमने आगे बनाई है वह क्या होगी, या फिर ये कौन से हित होंगे जिनके लिए वास्तव में दस्तावेज वास्तविकता में तैयार किए जाएंगे। कार्य सामान्य रूप से पहले ही कहे जा चुके हैं, लेकिन यहाँ क्रमबद्ध रूप से एक बार फिर कदम से कदम अच्छी तरह से पावे। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति है कि NATS ये अनिवार्य नहीं है। वास्तव में, आमतौर पर, चलो कहें वास्तव में, हम कह सकते हैं रूस में NATS इस पूरे काम के महत्वपूर्ण और विशेष परिणामों की रक्षा कर रहा है। आमतौर पर NATS पर कुछ तकनीकी प्रस्ताव या छूट होती है। परियोजना तो कुछ इस तरह जैसे हम या तो वैज्ञानिक शोध कार्य हैं। चरणों के मामले में हमारे लिए ये जैसे बिना चरणों के था। क्या ऐसा उपकरण वास्तव में बिना उस गोस्टोव्स्की चरण के था? लेकिन जैसा कि चूंकि हमारे पास लोग इकट्ठा हुए हैं, कुल मिलाकर गर्मी हवा के गुब्बारा निर्माण के क्षेत्र में ऐसे गंभीर विशेषज्ञ हैं, लेकिन हर किसी के पास, भले ही वे पहले एक ही में काम करते थे टीम के लिए, लेकिन हर किसी की अपनी दृष्टि है। शुरुआत में हम इकट्ठा हुए और सब कुछ सुना। यह हर एक व्यक्ति का दृष्टिकोण है ना? फिर हमने तय किया कि हम यही ही छोड़ देते हैं। तकनीकों के बारे में हम कुछ को छोड़ने का निर्णय लेंगे। भविष्य को अभी नहीं देखा जा रहा है, तो क्या यह संभव नहीं है? सब कुछ एक साथ, सभी टेम्पाच और उपकरण को सही तरीके से जोड़ना है। हमारा अगला चरण यह होगा कि हम जैसे विकसित करेंगे। हम वास्तव में इन तकनीकी आवश्यकताओं को इसके लिए जैसे कि सही स्वीकृत कर रहे हैं। हम भी फिर से NATS आयोजित करना चाहते हैं। क्यों NATS? तो कह सकते हैं ये लोगों की एक तकनीकी बैठक है जो फिर भी विकास टीम के साथ समन्वय स्थापित करने की अनुमति देता है और सफलतापूर्वक प्रभावी तरीके से संपर्क बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है। निर्माताओं जिन्हें हम आमंत्रित करते हैं, हम NATS पर और भी आमंत्रित करते हैं। केवल नोवा कर्मचारियों ही नहीं, बल्कि अलग अलग विशेषज्ञों के बारे में जो हमारे साथ योजना बना रहे हैं या पहले से ही सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वे जैसे कि वास्तव में लगभग कर्मचारी नहीं हैं। और ये कौन था विशेष रूप से? क्या आप इस मामले में कृपया थोड़ा बता सकते हैं? किसी बात नहीं, फेडर बोले, जब तक कि वहाँ नहीं है कुछ नहीं कहना चाहिए, इसलिए नहीं कहना चाहिए। किसी के बारे में बात करना अब संभव है, ये ज़रूरी नहीं है। मैं वास्तव में ईमानदारी से कहता हूँ। ये कहना कि वास्तव में सभी ने नहीं जाना, इसलिए यह और भी है, कह सकते हैं वास्तव में। अतः ये कहना महत्वपूर्ण कि हम समझ का आदान प्रदान करें। हाँ, हमारे पास है, जैसा कि मैं वास्तव में, सचमुच वास्तव में समझता हूँ, ये बहुत गंभीर इंजन प्रणाली के विशेषज्ञ हैं प्रश्नों और बातचीत से, लेकिन अभी वे केवल जुड़े हैं, यानी यह लोग अभी भी हैं और वे सभी हवा में उड़ान को नहीं समझते अभी भी। तो एक विशेषज्ञ विमानन से आए हैं, उन्होंने ऑटो जीरो पर काम किया है या हेलीकॉप्टरों के बारे में, वो नहीं समझता कि ये क्या है। तो देखा समझा, बेशक हम सभी
लगभग, यदि तकनीकी विशेषज्ञ हम कुछ समझते हैं, लेकिन विवरण नहीं। और यहाँ एनटीएस में उपस्थित होकर व्यक्ति तो जैसे इससे यह वास्तव में सचमुच पता चलता है कि वह अपने सीमित दायरे से ज्यादा जानता है, क्योंकि चर्चा की जा सकती है। संकीर्ण समूह में फिर निर्णय लेना, सभी कार्य अच्छे से ही सौंपें और सभी को करने दें। लेकिन हम थोड़ी सी इस तरह के रास्ते पर चले गए और अधिक तो कहें लोकतांत्रिक, क्या शायद कभी कभी इस चरण में यह हमेशा ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन इस चरण में हाँ ये भी ठीक है। फिर हम निर्णय लेते हैं और पहले से ही गणना का फैलाव होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, स्वीकृत निर्णयों के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब हम इसे मंजूरी देंगे, असल में जैसे हम इस निष्कर्ष क्यों पहुंचे कि इसे मंजूरी देनी चाहिए, तकनीकी आवश्यकताएं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हम कुछ क्या चाहते हैं। कोई अव्यवस्था और अस्थिरता थी, सब कुछ स्पष्ट रूप से निर्धारित था। अगला चरण वास्तव में प्रारंभिक डिजाइन का महत्वपूर्ण विकास है। परियोजना यानी यह प्रारंभिक दस्तावेजीकरण है, यहाँ उत्पन्न किया जा रहा है। इसके अलावा पहले से ही अवधारणा के अलावा विकसित किया जा रहा है। पहले से ही वहाँ अलग अलग सिस्टम, नोड्स और इकाइयां हैं, लेकिन कार्यात्मक परियोजना के बिना प्रारंभिक रूप में, और इसका अभ्यास किया जा रहा है। हम खुद क्या करेंगे और क्या सहयोग के लिए देंगे। जब विकास किया जाएगा तब हम प्रारंभिक परियोजना को, जैसे कि उदाहरण के लिए, और साथ ही इसके अतिरिक्त पूरा करेंगे। हम इसे स्वीकार करेंगे और इसके बाद ही यह और अधिक शुरू होगा। यह दस्तावेजीकरण के लिए कार्यात्मक संरचनाओं का विस्तृत विवरण है। अब इसे बनाना वास्तव में सचमुच बिल्कुल संभव है, और यही हमारे भी करना चाहिए। स्नेजनिकी भी जारी करना और फिर इसके निर्माण करना और इसे जारी रखना। परीक्षण और समानांतर में इन चरणों के तहत हम करेंगे हमारी अवधारणाओं को मूल रूप से मॉडल पर विकसित करना। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो समय, ध्यान और समर्पण की मांग करती है। मॉडल, उदाहरण के लिए कंप्यूटर मॉडलिंग पर विशेष रूप से, अब हम उन्होंने पहले ही सिम्युलेटर का विकास शुरू कर दिया है। आज के दिन से इसे विकसित करना शुरू किया गया है ताकि इन गतिशील प्रश्नों को उड़ान भरने और उतरने पर काम करना है। हमारे उपकरण के लिए विशेष रूप से अभी कंप्यूटर पर उपलब्ध है। यह बनाया जाएगा, फिर वायु गतिकी को स्पष्ट किया जाएगा। जनता की जड़ता विशेषताओं की विशेषताओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए। ये सभी चीजें इस सिम्युलेटर से ही अधिक भी भरी जाएंगी। ये सब और करीब 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 होगा। ये एक खिलौने की तरह है ना। वहां वास्तव में सचमुच शुरुआत में पैडल, स्टीयरिंग और सब कुछ होगा, और एक स्क्रीन भी होगी, यानी कोई बैठता है और उसे नियंत्रित कर सकता है। फिर ऐसी चीजों पर अस्वीकृति स्थितियों अभ्यास किया जा सकता है, यानी वहां खैर वास्तव में थोड़ा किसी चीज से थोड़ा इनकार, रूले मशीन स्टीयरिंग फेल हो गया, ये किस चीज की ओर ले जाता है। तो ये तो शुरुआत में गर्मी हवा के गुब्बारे पर काम करना, क्योंकि ये थोड़ा लाने के लिए है। खराब परिणामों से बचने के लिए कुछ चीजों को शुरू में बंद करना चाहिए। यहाँ मॉडलिंग स्टैंड पर कृपया ठेकेदारों के बारे में विस्तार से बताएं, जैसे कि उनके कार्य, जिम्मेदारियां और वे किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। और आपने ठेकेदारों के बारे में भी बात की, आप क्या सोचते हैं? जहां हम ये सब कुछ थोड़ा सा और थोड़ा समय खुद करेंगे अपनी विशेषज्ञों की मदद से वहां अपने उपकरणों पर। और क्या, अगर मुझे कुछ हिस्सों की समझ में कठिनाई हो रही है तो बेहतर है कि इसे ठेके पर दे दिया जाए। इस चरण पर यह कहना वास्तव में मुश्किल है कि निर्भरता क्या है, लेकिन कुछ निश्चित और थोड़े विशेष अलग अलग हिस्सों का निर्माण, जैसे कि सभी नहीं। हम टर्निंग फ्राइजिंग के काम में शायद सभी नहीं कर पाएंगे, और शायद भी नहीं। मैं वास्तव में अभी गोंडोला के शरीर के बारे में नहीं समझता। क्या हम खुद इस पर काम करेंगे या इसे किसी और को सौंप सकते हैं? हम शायद पायलट नेविगेशन समूह के लिए अनुबंध पर हैं, संभवतः, और हम वास्तव में इस समूह के लिए महत्वपूर्ण अनुबंध पर हैं। हम बेहतर तरीके से शक्ति प्रणाली पर काम कर रहे हैं। मुझे समझ में आता है कि हम खुद अपनी ताकत से ही ये करना चाहते हैं, यानी यहाँ हमारे पास विशेषज्ञ हैं और हम खुद ही इस पर काम भी करेंगे। तो क्या अभी भी आवरण है? आवरण अभी भी स्पष्ट नहीं है। शायद हम इसे थोड़ा और देख सकते हैं। हम परियोजना का निर्माण खुद करेंगे, जबकि निर्माण का कार्य हम स्वयं करेंगे, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि यहाँ सामग्री क्या है। अंत में हम चुनेंगे, जैसे कि शायद यह
उच्च आवृत्ति के धारा से वेल्डिंग होगी, लेकिन दोनों उपकरण का मतलब है। खरीदारों से हम किसी से संपर्क करेंगे, यानी शायद लोहे के धातु के, जैसे उदाहरण के लिए संभवतः अन्य सामग्री के साथ भी संपर्क करेंगे। हम शायद कई हिस्से शायद देंगे, लेकिन सभी नहीं पक्ष की ओर, और बाकी सब कुछ सामान्य असेंबली है, मैं इसे मानता हूं। बिल्कुल, हमारे पास असेंबली, मार्गदर्शन और परीक्षण होना चाहिए, जैसे कि उदाहरण के लिए शायद हम भी विशेषज्ञों को शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। और बूंद प्राकृतिक रूप से पाइन की बनी होती है, यानी यह अलग अलग विकास है। संयुक्त भागों में हम देखेंगे कि शायद हम इलेक्ट्रिक को भी संभवतः सौंप दें। विकसित करना, लेकिन उपकरण की विद्युत आपूर्ति प्रणाली, यानी अभी तक हम यहाँ विशेषज्ञों की तरह हैं, लेकिन सामान्यतः हम यहाँ नहीं हैं। हम योजना बना रहे हैं, लेकिन सामान्यतः सब कुछ इस पर निर्भर करता है। हम और किसे आमंत्रित करेंगे और कैसे देखेंगे, ये अच्छे से तय करेंगे। हर दिशा, ये सभी विभाग वास्तव में हैं। हालांकि एक या दो लोग ही होने चाहिए, तो भी अगर हम वास्तव में सचमुच वास्तव में उदाहरण के लिए निर्माण के विकास के लिए इसे बाहर दे रहे हैं, ठेकेदार और कार्यकर्ता के बीच हमें सही होना चाहिए। एक व्यक्ति उन दो लोगों से बेहतर है जो इस मामले में समझ रखते हैं, नियंत्रित करते हैं, जांचते हैं, क्योंकि अंत में हम ही थोड़ा ही चाहते हैं एक उच्च गुणवत्ता और अच्छी प्रणाली प्राप्त करें, या समय सीमा। दूसरी ओर, इसके बिना नियंत्रण के दुर्भाग्यवश अनुभव ये दिखाता है कि बस पैसे देना और भुगतान करना संभव नहीं होगा, जैसे कि केवल पैसे देना और भुगतान करना ही पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें आवश्यक हैं। तो देखिए, हमने सभी दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। हाँ, फिर और समझता अपनी क्षमताओं के अनुसार कुछ करना है। ठेकेदारों की मदद से हमने यह तैयार किया है कि यह कैसा दिखता है। हम एक उपकरण लेते हैं, आए तक इसे बार बार नहीं निकालते, शारीरिक रूप से वहाँ हैं क्योंकि गैराज में है। क्या हम प्रमाणन भेजते हैं या पहले इसे उड़ाने की कोशिश करते हैं? तो यहाँ सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि इस उपकरण के साथ थोड़ा और कुछ समानांतर चल रहा होगा, शायद कुछ की जांच नहीं की जाएगी। इसका मतलब है शायद ऐसे प्रमाणन वास्तव में केवल उन उपकरणों के लिए आवश्यक है जहां हम चाहते हैं, ताकि हम लोगों पर्यटकों को भी ले जा सकें। यह अनिवार्य प्रमाणन है। यदि प्रमाणन पास नहीं होता है तो ही यह उपकरण वास्तव में काफी प्रयोगात्मक हो सकता है। तो प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह प्रयोगों के लिए उपयुक्त है, लेकिन नहीं ही सही। यह विमानन कार्य भी अधिक कर सकता है, यानी, लेकिन चूंकि हम कह रहे हैं कि यह ही हमारा उपकरण पारंपरिक नहीं है, इस अर्थ में कि हम उड़ानों गर्मी हवा का गुब्बारा बना रहे हैं। हम कहते हैं कि यह हमारे पास एक गर्मी हवा का गुब्बारा प्रदर्शक है। तो हम प्रदर्शन कर सकते हैं परीक्षण स्थलों पर स्वयं ही, बिना प्रमाणन के। यहां पर भी, यानी हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम देखें कि हमारे पास एक अच्छा विकल्प है, शायद हम उपकरण का दूसरा संस्करण शायद भी बनाएंगे और हम इसे अप्रमाणन के लिए ले जाएंगे, क्योंकि वहां अपने प्रकार के परीक्षण हैं। ये जैसे कि साबित करना होगा लोगों के साथ उसकी उड़ानों की सुरक्षा। तो मतलब हम स्वाभाविक रूप से किसी भी इस तरह के उपकरण ऐसे शुरू करते आधार डालेंगे। सभी मानदंड जो अत्यंत आवश्यक हैं प्रमाणीकरण के लिए विकास के दौरान, ऐसी कुछ मानक हैं। मैंने पहले कहा था, यह वास्तव में सामान्य श्रेणी के प्रमाण पत्र का गर्मी हवा का गुब्बारा है। यह विमान 9 यात्रियों की सीटें, जिसमें एक बिना पायलट का भी शामिल है, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सुसज्जित है और आरामदायक यात्रा के लिए उपयुक्त है। हम इस श्रेणी में मानदंडों को भी सही से पूरा करते हैं। हम कर सकते हैं, और वे रूसी संघ में स्वीकार किए गए हैं। हम इस दिशा में थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हैं। किसी भी स्थिति में हमें उन्हें संतुष्ट करना चाहिए और फिर आगे देखेंगे। तो काम है पहले डेमोन्स्ट्रेटर को वास्तविक रूप से लॉन्च करना। हाँ, यही इसका मुख्य उद्देश्य कुछ अलग अलग तकनीकों का परीक्षण करना है, कुछ तकनीकी या अन्य समाधानों के साथ साथ कुछ अधिक व्यावसायीकरण। लेकिन केवल इतना ही नहीं, उसके पास एक और बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यह
कहें कि यह संगठनात्मक है, यानी हमें इस पर निर्माण करना चाहिए। टीम जैसे कि सभी आवश्यक सदस्यों के साथ मिलकर अगली सही कार्यवाही को बनाने और निर्णय लेने में सक्षम है, और हमें सभी के लिए एक सामान्य, सुविधाजनक और सुरक्षित स्थान पर काम करना चाहिए लोगों। और इसी तरह, हाँ, ये वास्तव में इतना नहीं होगा। आगे के बिना पायलट के उपकरणों के लिए कितना चाहिए, लेकिन कम से कम कंकाल होना चाहिए। ये भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि लोग, और ये भी ध्यान रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो आए हैं वे समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति डिजाइन करता है तो ये एक अलग बात है, कागज पर एक बात है, और जब वह देखेगा तो ये एकदम अलग बात होगी। उपकरण हवा में है और हम वहां कुछ समझेंगे, क्योंकि कागज पर आप इसे इस तरह से गिन सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे पास, हमने वहां वास्तव में सचमुच ऐसा अनुभव किया, सब कुछ खुद ही इकट्ठा किया। यहाँ एक सरल उदाहरण है, जैसे कुछ उपकरण, उदाहरण के लिए बोल्ट M3। हाँ, ये सभी ताकतों को सहन करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी इतना मुश्किल है कि चाबी से इसे स्थापित करना एक बार में ही हो जाता है। तुम उसे फाड़ते हो, थोड़ा तोड़ते हो, काटते हो, और फिर उसे वहां से धीरे धीरे निकालते हो। ये वास्तव में एक पूरा मामला है, खासकर अगर ये सचमुच खोल के करीब है, ताकि इसे नुकसान ना पहुंचे, और फिर इसके बाद आप स्वीकार करते हैं। निर्णय ये है कि M3 को कहीं नहीं रखना है, क्योंकि बस ऐसा किया जा सकता है। वो पार कर जाता है, यह आसान है, सब कुछ ठीक है, लेकिन काम करना बस मुश्किल। हाँ, इसे काटने का थोड़ा खतरा भी है। तो या कुछ अन्य चीजें, जैसे जहां माउंट करना अभी भी थोड़ा मुश्किल है। लोगों को अनुभव करना चाहिए, एक चक्र से गुजरना चाहिए। इसके बाद वे पहले से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और कुछ करना सीखेंगे। संरचनाकार भी। ये भी महत्वपूर्ण है। वास्तव में सचमुच ये भी एक दिलचस्प सवाल है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि बिना पायलट के उपकरणों की योजना है। क्या आप अभी जवाब जानते हैं या नहीं? लेकिन अगर समझना है कि इस बिना पायलट के उपकरण से काम करना है, क्या ये कुछ रूसी कंपनियां या शायद अन्य ठेकेदार भी होंगी? अपने अनुभवी विशेषज्ञों की टीम जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से यह करेंगे। आप बिना पायलट के उपकरणों के लिए प्रबंधन प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ये सच है कि बिना पायलट के उपकरण केवल यही नहीं है, ये और भी है। एक तरफ दिमाग, जैसे दूसरी तरफ कार्यान्वयन करने वाले कुछ अंग। हाँ, तो सामान्यतः मेरे विचार में दिमाग पूरी तरह से है स्थिति में। मैं उदाहरण के लिए एक कंपनी का नाम सही तरीके से ले सकता हूं, जो इस तरह के सामान्यतः कार्यों के इस मात्रा को पूरा करने की स्थिति में है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो उपकरण हैं वे निश्चित रूप से उपयोगी हैं, लेकिन शायद कुछ और सुधार की आवश्यकता हो सकती है ताकि वे और भी प्रभावी बन सकें। शायद आयातित का उपयोग करना बेहतर होगा, लेकिन हम देखेंगे। आपने कहा कि अब हमारे पास इंजीनियरिंग सेंटर, हाँ, ये कोबी का प्रारूप है उदाहरण के लिए। यहाँ पर वो बाद में काबी निकालेगी। क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान में इंजीनियरिंग सेंटर क्या है ये प्रस्तुत करता है, और यदि आप अपने पास होते हैं तो ये प्रस्तुत करता है जब ये पहले से ही एक पूर्ण रूप में होगा, जैसे कि कुछ विभाग? उसके सामने कुछ कार्य हैं, लेकिन मैंने अभी यहाँ कुछ का थोड़े और का उल्लेख किया है। वहाँ ये मूल रूप से एक प्रारूप है, आगे वे कर सकते हैं बंटना, साझा करना, और थोड़ा कहाँ अधिक बंटना। हाँ, लेकिन मैं प्रिंसिपल में लगभग संरचना वही ही रहेगी। यानी जैसे एक परियोजना विभाग होना चाहिए, यह हमारे पास सामान्य दृष्टिकोण और आवरणों विभाग है। अब हम इसे विमानन में ही कहते हैं। वहां एक परियोजना विभाग होता है, सामान्य दृष्टिकोणों का विभाग है, तो उसे हमने आवरण जोड़े हैं। ऐसे बिना पायलट उपकरण विशेषता है। ये वे हैं, नोवा बिना पायलट के उपकरण की अवधारणा विकसित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अब हमारा नोवा 2, और आगे हमने इसे गणना वैज्ञानिक विभाग कहा है। बिल्कुल, समय के साथ यही टूटकर अलग होना चाहिए। शायद 5 विभाग, शायद 4 विभाग। यानी वहां वायुगतिकी और गतिशीलता होनी चाहिए। लोडर प्रचनिस्ट जो वायु गैस प्रणाली से संबंधित हैं, यानी ये वायुगतिकी की गणनाएं ताप भौतिकी है। गणनाएं यानी उनकी संख्या काफी अधिक है। विभिन्न गणनाओं, और जब बहुत सारी संरचनाएं हों जैसे, तो विशेष रूप से ये भी लंबे समय से ऐसा ही होना चाहिए।
इसलिए वास्तव में सचमुच और सभी डिजाइनरों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ ये सभी गणनाएं भी अभी भी की जानी चाहिए। और जैसे कि इस समय ऐसा शब्द उपयोग किया जाता है उदाहरण के लिए वैलिडेटेड के लिए, ताकि अगर हम प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करें, वहाँ भी सबसे पहले प्रकार का प्रमाण पत्र जैसे कि उदाहरण के लिए आवश्यक है। उन्हें न तो बिना पायलट के उपकरण मिलते हैं और न ही गुब्बारा, बल्कि उन्हें प्रकार का प्रमाण पत्र दिया जाता है निर्माण दस्तावेज पर के। और निर्माण दस्तावेज को भी एक तरफ से सही पुष्टि की जानी चाहिए। विशेष रूप से एक अनुभवजनक नमूने अर्थात उड़ने वाले जेपेलिन के बारे में जो ये इस दस्तावेज के अनुसार बनाया गया है और ये रहा, वे उन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जो जरूरी हैं। यानी स्वयं दस्तावेज सही है तो यह इसे प्रयोगों और उड़ानों के माध्यम से पुष्टि करता है। और इसके अलावा ये सब अभी भी पुष्टि किया जाना चाहिए, सब कुछ जांचा नहीं जा सकता। उड़ान में वहां स्पष्ट है कि कुछ ही चीजों को स्टैंड पे जांचा जाना चाहिए। तो उदाहरण के लिए जैसे कि वहां कुछ रेंज हैं, तापमान कुछ और के रेंज, हम गुब्बारे में नहीं जाएंगे, बारोकैमर में डालना या थर्मोकैमर में डालना, तो ये थोड़ा ही किसी काम का नहीं है। और कुछ जो इस पर सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, थोड़ा सा गठित भाग और विवरण वहां रखे जाएंगे और परीक्षण किए जाएंगे, इसलिए एक गणनात्मक सैद्धांतिक ही होगा, इसका औचित्य होना चाहिए। इसके अलावा संयंत्र के डिजाइन विभाग वह भी विस्तार होना चाहिए, अर्थात डिजाइन भाग। इस पर निर्भर करता है कि हम क्या होंगे। हम शायद खुद से सभी चीजें विकसित नहीं कर पाएंगे, हम खुद विकास करेंगे, कुछ हम सौंप देंगे सहकार्यकारी, जिसमें शामिल नहीं है केवल निर्माण ही नहीं बल्कि विकास भी, और तब ये हिस्सा ही उनके पास चला जाएगा। इसके अलावा हाँ इकाइयाँ, हाँ ये भी इसी श्रृंखला से है। तो और क्या है, बोर्ड उपकरण तो वही भी तो ही। हमारे सब कुछ विकसित करना जरूरी नहीं है, हम किसी से थोड़ा सा भी ले सकते हैं। लेकिन तैयार पायलटिंग रेडियो संचार उपकरण होगा। तैयार है हम नहीं, हम रेडियो स्टेशनों का विकास स्वयं ही थोड़ा करेंगे। और पायलटिंग नेविगेशन उपकरण, ये किसी भी यह मामले को विशेष उपकरण के अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए, हमारे गुब्बारे के तहत हमारे विशेषताओं के साथ। तो ये कोई और है या हम खुद हैं, और बहुत भी ही संभवतः हम इसे मिश्रणकर्ताओं को देंगे। तो जमीन पर उपकरणों का विभाग भी यहाँ है। अधिकांश खैर थोड़ा और कुछ विशेष चीजें जैसे शायद हम खुद ही रखेंगे या दे देंगे, लेकिन संभवतः यहाँ हम लगभग सब कुछ दे देंगे। एकमात्र चीज जो जरूरी है विशेषज्ञों की जरूरत, ताकि वे सहकार्यकर्ताओं को अधिक या तकनीकी कार्य सौंप सकें, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ भी होगा मुख्यतः खरीदी गई है, जबकि बाकी को विकास की आवश्यकता होगी। तो तकनीकी दस्तावेज, प्रमाणन, ये सब हमारे पास है। ये हमारी दस्तावेजीकरण है, मार्गदर्शिका, विभिन्न पासपोर्ट, ये हमारे हैं, समझ में आया। यह हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई और हमारे लिए प्रमाणन नहीं करेगा। यह नहीं किया जाएगा और कुछ विभागीय और भी थोड़ा ज्यादा आ सकते हैं। असल में वास्तव में कहें तो संरचना लगभग ऐसी है, वैसे मैं देखूंगा। लोग पहले से ही प्रमाण पत्र के बारे में सक्रिय रूप से प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ अन्य चीज़ों पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर सुरक्षा के लिए कुछ परीक्षण करने की ज़रूरत है, क्या इसके लिए कोई सरकारी मानक जैसे लागू होंगे? इसका मतलब है कि मैं सुरक्षा परीक्षणों को बिल्कुल नहीं समझता। यदि हम प्रकार के प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं तो ये सब है, ये सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है और इसके अनुसार है। मानक स्वीकृत हैं, इन्हें वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध पाया जा सकता है। विशेष रूप से आप खुद भी जाकर रोसाविएशन में जाकर इसे देख सकते हैं, और वहां यह दस्तावेज रखा गया है जिसे स्वीकार किया गया था अपने समय में। सामान्यतः एविएशन रजिस्टर एमआई के द्वारा 96वें वर्ष में यानी 998वें वर्ष में अमेरिकी मानकों के साथ कुछ समानताएं और अमेरिकी डिजाइन मानदंड भी एफएए जो भी स्वीकृत हैं, यानी यह विमानन नियम नहीं है लेकिन उनसे बहुत निकट है। यानी वहां लगभग 1000 के आसपास के अनुसार आवश्यकताएं ही हैं।
सभी संबंधित, सभी मुख्य गैर मुख्य के लिए, सामान्यतः सभी के लिए संरचनाएं कैसे लिखें, मार्गदर्शिका कैसे, मुझे नहीं पता। शायद वहां सभी उपकरणों के बारे में क्या है, वायु पूरक, सुरक्षा वाल्व, शक्ति संयंत्र, बैटरी, तो जो कुछ भी स्थापित किया जा सकता है उसके लिए है। बस वहां वास्तव में सब कुछ भी है, सभी के लिए आवश्यकताएं, सभी के लिए हम वास्तव में पहले से ही दर्शक भी हैं। जब तक मैं बोरिस अलेक्जेंड्रोविच से सवाल पूछ रहा हूँ, याद रखें, आप भी ये कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास आप सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल अब बिना किसी हिचकिचाहट के यूट्यूब पर या वकांटेक्टे पर पूछ सकते हैं। कृपया सवाल लिखें, मैं सवाल पढ़ूंगा। ये मत भूलिए कि ये भी लाइक्स और रिपोस्ट भी हैं, यहाँ सब कुछ है। जैसा कि आम तौर पर होता है, वास्तव में आप खुद इससे कितने संतुष्ट हैं? आपके विचार में क्या आप इसे और बेहतर बना सकते हैं? हमने पिछले एनएटीएस में उन लक्ष्यों को प्राप्त किया है जिन्हें हम कह सकते हैं कि आप आंतरिक रूप से ये पहले से ही आपके सामने रखा गया था, ये पहला रुचिकर है। यह केवल एक अनुमान है, यह स्पष्ट है कि वास्तव में कुछ और की इच्छा हो सकती है अगर हम पहले से ही अधिक प्रगति कर चुके होते। लेकिन दूसरी ओर, अगर हम आगे नहीं बढ़ते हैं, बहुत जल्दी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि इस चरण में कुछ भी थोड़ा समय लेकर सावधानी पूर्वक करना चाहिए। गलत निर्णय लेने से ये हो सकता है कि हम इसे कुल मिलाकर इसे ठीक करना ही पड़ेगा। और ये जितना अधिक विकसित किया गया है, मैं पहले से ही, मैं हार्डवेयर के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये सब समय और पैसे की बात है। अभी थोड़ा बेहतर है, चलो ऐसा कहें, थोड़ा ही बेहतर है पहाड़ों में यात्रा के लिए तैयार होना। अरे ठीक है, और सिर पर दौड़ने के बजाय बाद में सोचें कि पैर क्या है, जमी हुई या कुछ और वापस लौटना या वहां काटना जैसे। उसे या तो कपड़े पहनने होंगे जैसे, यानी जब तक हम यहाँ हैं कहें तो हम थोड़ी बहुत शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से नहीं। हम इस प्रक्रिया में थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही इसे पूरा करने की उम्मीद है। थोड़ी देर के लिए कम गति से शुरू किया, लेकिन पूरी ताकत से गति नहीं पकड़ पाए। हम अभी जैसे कि थोड़ा ताकत इकट्ठा कर रहे हैं, और बस जब हम शायद महीने के अंत में होंगे लगभग, हम अब वास्तव में अधिक से ज्यादा सक्रिय रूप से शुरू कर रहे हैं। हाँ, सचमुच अभी ऐसा ही है। पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण है। लगता है कि हम इसे सफलतापूर्वक कर चुके हैं। हमने किया, और सामान्यतः आप इसके लिए देख सकते थे। ये भी एक सवाल है कि गुब्बारे का आकार थोड़ा ही कैसा होगा। दिखना वास्तव में मानक है, लेकिन बाद में हम इसे सचमुच मानक के रूप में कह सकते हैं। हम बिना पायलट के उपकरण को इन मानकों के अनुसार बनाने की योजना बना रहे हैं जिनके बारे में बात की गई है। मैंने कहा कि यह उपकरण लगभग स्थिर संतुलन के करीब होना चाहिए। उपकरण हमेशा बहुत भारी रहेगा। यह वास्तव में इतना छोटा होने के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि उपकरण और बिना पायलट के विकल्प के बिना हम इसे बस नहीं कर सकते। लोगों की आवश्यकता होगी ताकि वे काम कर सकें, यानी उसे करना चाहिए। उड़ान के सभी चरणों में लैंडिंग हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए, इसमें शामिल है। और इसे आमतौर पर सामान्य रूप से इस रूप में कहेंगे, सिगार के आकार का पारंपरिक रूप वहां थोड़ा चालाक पंख हो सकता है, लेकिन हम इस पर भी विचार करेंगे कि नई और उन्नत तकनीकों के बारे में और अधिक क्या है। या तो उन्हें लागू किया जाएगा, या फिर पहला उपकरण कहने के लिए पारंपरिक तरीके से होगा। अधिकतम रूप से वहाँ वास्तव में कुछ भी सुपर नया प्रयोगात्मक नहीं होगा, या नहीं? ठीक है, मैंने वास्तव में सचमुच बहुत कुछ बताया है। वास्तव में इसका क्या मतलब है, नई तकनीकों के बारे में, ये एक प्लेट होगी, ये नहीं होगी, ये क्या है, ये रूप थोड़ा सा पारंपरिक नहीं होगा क्योंकि सब कुछ ऐसा ही है। ये छोटे के लिए करना वास्तव में सचमुच बिल्कुल पूरी तरह से बेकार है। और क्या बचा है, कठोर शरीर भी नहीं होगा क्योंकि तब ये नहीं सभी पर उड़ान भरेगा। ये छोटे आकार जैसे कि से भी निर्धारित होता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि वह नहीं ही बस कुछ तकनीकों का परीक्षण कर रहा था, लेकिन ताकि यह वास्तव में एक संभावित रूप से व्यावसायिक रूप से सफल परियोजना थी। और अगर इसमें इस तरह से रखा जाए कि वह केवल लगभग 50 किलोग्राम ही उठाएगा, पायलट का आनंद वास्तव में सचमुच
और यह सब किसी तरह वास्तव में सचमुच बेकार लगता है। प्रमाणन प्राप्त करने में मदद के सवालों पर विचार करते समय यह विषय इतना दिलचस्प नहीं लगता है, लेकिन जब आप इसके विभिन्न पहलुओं और संभावित लाभों को समझते, अनुमतियां एक के बाद एक हो सकती हैं, लेकिन नियंत्रण हमेशा होना चाहिए। मुख्य उद्यम के लिए यहाँ पर वास्तव में ये किसी भी तरह से बिल्कुल संभव नहीं होगा। कृपया मदद की ज़रूरत है, लेकिन समझिए कि प्रमाणन के लिए प्राधिकृत निकाय होंगे। डेवलपर्स के साथ काम करना, हाँ, अक्सर संभवतः उन्हें साथ में भी शामिल किया जा सकता है। विशेषज्ञों को शामिल करना संभव है, वे कुछ कर सकते हैं, वे मौजूद हैं। नोवा के परिणाम स्वरूप दस्तावेज उससे निकलने चाहिए जो लोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं। क्या विदेशी समकक्ष वास्तव में मौजूद हैं? क्या आवश्यक विशेषताओं वाले जेपेलिन वास्तव में हैं? क्या मैं समझ रहा हूँ पहले वाले इस नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, और ठेकेदारों के बारे में भी ऐसा ही है, शायद। क्या रूसी ठेकेदार होंगे या विदेशी? अभी के लिए रूसी ही हैं, अभी के लिए। हम सामान्यतः रूप से सभी को देखते हैं। इसका मतलब है कि यदि ये कुछ का विकास करने वाले हैं, लेकिन हमारे लिए विदेशी कंपनियों से संपर्क करना मुश्किल है। यह कुछ तैयार उत्पादों के आपूर्तिकर्ता हैं जिन्हें हमारे अनुसार, उदाहरण के लिए, विशेष रूप से संशोधित करने की आवश्यकता होगी। तो ये पूरी तरह से सही है कि इसमें विदेशी भी शामिल होंगे। तो इसमें चीनी और कुछ अन्य सामग्री जैसे तत्व भी थे। आवरण सामग्री के बारे में सवाल है। यह अब ज्ञात है कि यह किस प्रकार के हैं। सामग्री वह विशेष रूप से हमारे पास ही बनाएगी। हम अभी यह प्रक्रिया यह खोजने की है कि हमें कौन सा व्यक्ति या कंपनी विकसित कर सकती है। यह लगभग स्पष्ट है कि यह क्या है। तो यह स्पष्ट है कि इसमें कपड़े का फिल्मी सामग्री शामिल होगा। हम अभी शायद पॉलीयूरेथेन फिल्में देख रहे हैं, लेकिन यह वास्तव में आधार है। अगर सरलता से कहें तो यह या तो कैप्रोन है या लप्सा, यह शक्ति है। कम से कम दोनों तरफ से भाग और फिल्में जैसे, और दो पक्षों के लिए और भी अधिक फिल्में हो सकती हैं। यह अधिक संभावना है। कुल मिलाकर वे केवल इसी में धारा को उबालने की अनुमति देते हैं। हम वर्तमान में वेल्डिंग के साथ साथ अन्य संभावित विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं, और अगर वे हमें संतुष्ट करते हैं तो इसमें भी ही आधुनिकता के संदर्भ में प्रदर्शन के लिए, क्योंकि ऐसे सामग्री हैं जो केवल चिपकते हैं, लेकिन मेरी राय में मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा। तो ये वास्तव में 20 है, ये पिछले सदी का है, लेकिन यहाँ ये मुश्किल है, कह सकते हैं। गुणवत्ता वाले गोंद के जोड़ों को सुनिश्चित करना संभव है, लेकिन यह कठिन है। बिल्कुल, वास्तव में पहले के ये उपकरण वास्तव में चिपकने वाले थे, लेकिन ये जैसे कि, तो ये ना तो वास्तव में चूक है और न ही हम कह सकते हैं कि औद्योगिक है, लेकिन यह हस्तशिल्प है। लेकिन मैं हस्तशिल्प से दूर जाना चाहता हूँ। मैंने वास्तव में 90 के दशक में धुंधले गोंद को लगाने का काम किया था, इसलिए ये सबसे सुखद जनियाती नहीं है। समस्या इस बात में नहीं है। जो अप्रिय है उसके लिए हमें स्वचालित उत्पादन की ओर प्रयास करना चाहिए, इसलिए यह आवश्यक है। सामग्री को जोड़ने के उन्नत और आधुनिक तरीकों का उपयोग करना, यानी या वेल्डिंग या तापीय या अल्ट्रासोनिक, लेकिन शायद सभी उच्च आवृत्ति के धारा में। उदाहरण के लिए, हम अभी खोज की प्रक्रिया में हैं। वास्तव में क्या कुछ उपलब्ध हैं? क्या विदेशी सामग्री या रूसी का उपयोग करने की योजना है? उपलब्ध तो स्वाभाविक रूप से अमेरिकी नहीं। दुर्भाग्यवश वे जैसे प्रतिबंधों के अधीन हैं, संभवतः, लेकिन चीनी उपलब्ध हैं। तो शायद यहीं पर सामग्री, यह तो एक थोड़ी संयोजक सामग्री भी है, इसलिए इसके कुछ घटक जैसे कि आधार को किया जा सकता है। अन्य जगहों से भी, उदाहरण के लिए, फिल्में खरीदी जा सकती हैं। हमारे पास वास्तव में इसे करने की संभावना वास्तव में है, और रूसी संघ का उपकरण जो आमतौर पर सामान्यतः एकत्रित करने की अनुमति देता है। ये पाई एक संपूर्ण पूरी है दोस्तों। अगर कुछ हो तो मैं वकंटाक्ते से थोड़े से प्रश्न पढ़ रहा हूँ जो प्रसारण पर हैं, यूट्यूब पर नई पीढ़ी के डायरेक्टर्स के चैनल पर। सोलर ग्रुप चैनल पर सवाल देखें।
आप भी वहाँ जा सकते हैं। लिखें आप चाहते हैं आपका प्रश्न पूछा जाए। सवाल है जो वकंटाक्ते से है। क्या नोवा 2 वास्तव में एक आदर्श बन सकता है? 2 टन की लोड क्षमता वाली नौकाएं नहीं, नहीं हो सकती, क्योंकि इसका वास्तव में क्या मतलब है। पहला कदम शायद ये बनाने के लिए है कि मैं पहले 2 टन बनाना है, शायद केवल 2 नहीं, लगभग शायद 10 और 20 टन, हम तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगले में तो यह विशेष रूप से नोवा 2 है, यह इसे उठा सकती है। यह वास्तव में लगभग 2000 घन मीटर तक भी उठा सकती है। यानी गैस अगर हम माने तो लगभग 1 घन मीटर लगभग 1 को उठाता है। यदि यह लगभग किलोग्राम है तो यह सब मिलाकर के 2 टन है। ये इसमें भी शामिल है, ये भी शामिल है, तो भी ईंधन इसमें नहीं है, क्योंकि हम ईंधन को बाहर निकालते हैं। बाहर की बात है, हम वास्तव में इसे सचमुच भारी बनाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन ये एक थोड़ा बोझ भी है, क्योंकि हम इसके लिए भी सहमत हैं मानकों के अनुसार। लेकिन अगर हम पायलट वाले उपकरण की बात करें तो हम उन्हें अपने साथ ऐसा बैल ले जाना चाहिए कि तो हम इसे कैसे योजना बना रहे हैं। हम सही ईंधन के साथ उड़ान भरते हैं, ईंधन के वजन से अधिक भारी, जिसे विकसित करने की योजना है, और थोड़ा 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 और हम उड़ान भरते हैं, उत्पादन करते हैं। ईंधन उपकरण थोड़ा हल्का होता है, हल्का होता है, हल्का भी होता है। किसी न किसी समय हमने वास्तव में वहां थोड़ा बैठने का निर्णय लिया, तो उदाहरण सारा ईंधन निकाल लिया गया सिवाय बचे हुए। वहां उदाहरण के लिए कम से कम 70% का एक नेविगेशनल रिजर्व होना चाहिए, और हम बैठते हैं और इस लैंडिंग के क्षण में ही हम वहाँ लंबे समय से हैं, वहाँ लगभग 20-30 का अधिक वजन है किलोग्राम, ताकि वह बैठ सके और ज़मीन पर शांति से उतर सके। उसे पुराने जेपलिन की तरह नहीं पकड़ना, जैसे उनका तटस्थ तैराकी के माध्यम से संक्रमण बिंदु सामान्य था। उड़ान की प्रक्रिया में और उपकरण पहले से ही हल्का होकर उतर सकता था, यानी वह आगे भी ईंधन का उत्पादन करता रहा। लाभदायक, इससे ईंधन लिया जा सकता है और आगे उड़ान, लेकिन फिर वह बैठ जाता, ऐसा एक मैन्यूवर करता, जैसे कि वह केंद्रापसारक बल के कारण यह जमीन पर दबा हुआ होता, और इस क्षण में उसे लोगों द्वारा पकड़ना आवश्यक था। अगर उसे नहीं पकड़ा गया तो समझ में आता है यह हल्का है, यह बस ऊपर चला जाता है। अगर वहां कोई है, इस दौरान उसने पकड़ लिया और नहीं छोड़ा, बाकी लोग नहीं भी। ये उड़ता है और फिर ये गिरता है और इस तरह से टूट जाता है। 30 के दशक में मामले थे, वह निश्चित रूप से 2 बार हो सकता है आना, लेकिन मूल रूप से लैंडिंग पर, यानी वह जैसे हम थोड़ी सी गति के साथ थोड़ी देर के लिए आराम से बैठते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये ही दोहराए जाएं। ऐसे लैंडिंग विकल्प वास्तव में अत्यधिक दिलचस्प हैं, इसलिए ऐसा होता है। यह पाठ स्पष्ट नहीं है और इसमें कुछ त्रुटियां हैं, इसे फिर से लिखें या अधिक जानकारी प्रदान करें ताकि मैं सही अनुवाद कर सकूं। उड़ान के मानकों की मांग है कि वह किसी भी क्षण में यदि सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। इंजन ने काम करना बंद कर दिया, पावर यूनिट ने विफलता दिखाई, उसे संतुलित होना चाहिए, जैसे। और एरोस्टैटिक उड़ान में प्रेरित, यानी बस उड़ना, और गैस को धीरे धीरे थोड़ा छोड़ते हुए जहां पायलट चुनेगा वहां धीरे धीरे उतरना। ये एक तरह से एक गुब्बारे की तरह है, और तक विकास के लिए स्वतंत्रता और इसके लिए बैलास्ट का भंडार होना चाहिए, अधिक जानकारी और विवरण। क्योंकि अगर वहां ईंधन का अधिक भार है, उदाहरण के लिए 100 किलोग्राम का अतिरिक्त वजन कम करना है, इसके लिए 2 तरीके हैं। विकल्प या ईंधन को छोड़ना, जो अक्सर हमेशा ऐसा नहीं होता, लोगों के सिर पर अच्छी तरह से डालना, लेकिन मूल रूप से स्वीकार्य है और आपात स्थिति में या कम से कम ईंधन का एक हिस्सा छोड़ता है, उदाहरण के लिए। लेकिन कम से कम इस पर कि हमारे पास 20 से 30 किलोग्राम का भारी उपकरण है, कहा 40, जब लैंडिंग करते हैं तो यह हिस्सा होना चाहिए, कोई ना कोई बोझ। वैसे ये सर्दियों में बहुत दिलचस्प हो सकता है, उदाहरण के लिए जिसे पानी शराब का मिश्रण कहा जाता है, और इसे क्या नाम देना है, जैसे इस पर विचार किया जा सकता है। यह वास्तव में मिश्रण नहीं है, बल्कि यह 40% के रूप में पानी शराब की तरलता भी है। डिग्री, यानी हम एक जेपेलिन हैं और 30 पर हैं, बस वहां आराम से शराब डालना था, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि वहां लगभग -40 डिग्री तक, लेकिन अगर बहुत ठंड हो तो उड़ान भरना। इसका मतलब है कि जैसा कि आप जानते हैं, मजबूत होगा।
अगला सवाल, आप क्या सोचते हैं, क्या होगा? क्या इस नोवा 2 जैसे बिना पायलट के उपकरण को खरीदने की संभावना है? और अगर ये होगा तो क्या ये कठिन होगा? क्या इसे किसी विशेष तरीके से सेवा दी जाएगी? तो थोड़ा नहीं पता, व्यक्तिगत रूप से भी शायद व्यवस्था निर्भर करता है कि हम क्या करेंगे। हाँ, तो ये उपकरण जैसे कि हेलीकॉप्टर विमान की तरह है, वहाँ शक्ति संयंत्र की देखभाल वास्तव में करनी होगी और कुछ, बस इतना ही। समान रूप से कुछ प्रशिक्षण होना चाहिए, कौशल होना स्वाभाविक है। मैं नहीं कह रहा कोई एरोस्टैटिक, हाँ जेपेलिन जैसा। इसके अलावा ये भी एक विमानन है, ये एक उड़ने वाला है। वहाँ विभिन्न विमानन उपकरणों के प्रकार हैं जिन्हें उचित तैयारी की आवश्यकता है, लोगों जो इसका संचालन करेंगे जिन्हें, लेकिन हम ही बहुत चाहते थे कि ये बिना पायलट के उपकरण शायद बेचे जाएं, तो शायद प्रशिक्षण होगा। या हम स्कूल के बारे में ही बात कर रहे थे? हाँ। हाँ, लेकिन यहाँ पायलटों के बारे में भी पूछा जा रहा है। उन्हें प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए वहाँ संबंधित के रूप में, जैसे कि कोई भी नहीं, एक व्यक्ति बिना किसी संदेह के हेलीकॉप्टर में उड़ान भर सकता है। उड़ान भर सकता है लेकिन केवल एक बार, जैसे एक तक। ये पहाड़ियाँ हैं और छोटी किसी चीज़ पर निश्चित रूप से नहीं बैठेगी। वैसे जब हम उनके पिछले समय में थे, वे जेपेलिन पर थे। हमने उड़ान भरी और पायलटों का इंटरव्यू लिया। उन्होंने बताया कि कैसे बहुत सारी विमानन और इसी तरह का ये वीडियो अनुवादित है। मैं आपको भेजूंगा, मैंने भी कल ही इसे देखा। और दर्शक भी वहाँ आपको लगभग 10 मिनट ही देखेंगे। वह कहानी बताता है कैसे जेपेलिन को चलाता है, दिलचस्प सरल है। अक्सर परियोजना के बारे में भी पूछा जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति उदाहरण के लिए पायलट की तरह हो, डायरेक्ट करने के लिए फिर से सीखना काफ़ी आसान है, तो हम कह सकते हैं कि आप। हाँ हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि इसे फिर से सीखने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं वास्तव में सच में मेरा अनुभव था तो पहले। हाँ, परीक्षण पायलट, अगर उन्हें अनुमति दी जाती है तो मैं अब याद नहीं कर पा रहा हूँ। इस प्रक्रिया में वह बस बैठता है और उड़ान भरता है। हाँ, परीक्षण पायलट, जो इससे पहले और निश्चित रूप से वह परिचित होता है, देखता है, समझती है, लेकिन मूल रूप से ये बहुत समान है। अरे, यहाँ तक कि वे लोग भी जो उड़ चुके हैं भी, तो यहाँ तक कि जो सिर्फ पायलट है, और हमारे पास हेलीकॉप्टरों और विमानों से भी लोग भी आए। हाँ, उन्होंने थोड़ी अलग तरीके से लैंडिंग की, लेकिन वास्तव में दोनों ही उड़ सकते थे। अनुमति प्राप्त करने के बाद उन्हें दिखाया गया। वास्तव में कुल मिलाकर यह कोई कठिनाई नहीं प्रस्तुत करता है। नोवा जेपलिनों की पीढ़ी की क्या अवधारणा है और वे किस प्रकार भिन्न होंगे पहले बनाए गए जेपलिनों के बारे में? और मैं समझता हूँ कि ये बातचीत में है हमारे जेपलिनों के बारे में, वास्तव में हमारे तटों पर, लेकिन अभी। मैं इस पर थोड़ा एक वैश्विक प्रश्न के रूप में बात करना चाहूँगा। बहुत सारे घंटे और यहाँ ये वास्तव में कठिन है, लेकिन ये किस चीज़ से वास्तव में भिन्न होगा? लेकिन हम यहाँ इस ढांचे में हैं, जैसे यहाँ हम ये तय कर रहे हैं कि बिना पायलट वाले विकल्प की ओर कैसे बढ़ना है। हाँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि पूरी विमानन उद्योग आगे बढ़ रहा है। हम वास्तव में बिना पायलट वाले विकल्प की ओर जाना चाहते हैं। अगर हम वास्तव में परिवहन जेपलिन के बारे में बात करें तो शायद वे वास्तव में भिन्न होंगे ज्यामिति के अनुसार, लेकिन उनके लिए वास्तव में कुछ भी बनाना असंभव नहीं है। एक न केवल उड़ने वाला यंत्र है, बल्कि वास्तव में एक जेपलिन भी है। और वास्तव में कोई भी कार वास्तव में एक ही इकाई नहीं है जो कि ये सभी प्रकार के कार्यों को पूरा करेगा, जैसे कि उदाहरण के लिए एक कार है। वहाँ वास्तव में एक रेसिंग कार है, एक बिजनेस क्लास की कार है और एक बस है, साथ ही एक ट्रक भी है वहाँ, और महिमा आदि और इसी तरह की चीज़ें। एक ही चीज़ को कहीं भी एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। वहाँ विभिन्न प्रकार के बिजनेस क्लास के विमान हैं, छोटे, खेल के, सैन्य, उनके पास अन्य भी हैं, कार्य, और बड़े माल यात्री विमान जिन्हें विशाल माना जाता है, जो बहुत बड़े होते हैं। जेपलिन में भी यही बात है। सब कुछ उन कार्यों पर निर्भर करता है जिन्हें उपकरण हल करता है। यानी वास्तव में मालवाहक जेपलिन बिल्कुल अलग होना चाहिए। मैं यूट्यूब पर सवालों को भी इसी तरह देखता हूँ।
मॉडलिंग और डिज़ाइनिंग प्रक्रिया किसी विशेष रूप से में की जाएगी। कंप्यूटर प्रोग्राम में ये समझ में नहीं आ रहा है या आप सब कुछ करेंगे? अब आप कागज़ पर नहीं बनाएंगे, वास्तव में कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है। न चेक और उन लोगों को ढूंढना जो चित्र बना सकते हैं। कागज़ पर अब संस्थानों में नहीं सिखाया जाता। ये वास्तव में बहुत मुश्किल है। निश्चित सब कुछ होगा। सामान्यतः, ज़्यादातर आम तौर पर यह प्रक्रिया कंप्यूटरों पर ही किया जाएगा। यह प्रश्न किस वातावरण में ये है। वैसे हम अभी थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ कुछ और विशेष बारीकियां जुड़ी हुई हैं। रूस में वर्तमान स्थिति और इसी तरह की बातें। हम सामान्यतः अब विभिन्न प्रकार की चीजों पर काम कर रहे हैं। तो क्या जेपलिनों के डिज़ाइन के लिए विशेष कार्यक्रम है? तो मैं वास्तव में सच में ऐसे नहीं जानता। यह हर किसी ने वास्तव में विकसित किया है। प्रोग्राम नहीं, परियोजना नहीं, परियोजना संबंधी प्रोग्राम जैसे। लेकिन यह है जैसे मैंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों प्रोग्राम विकसित किए हैं। छोटे प्यारे जो किसी न किसी कार्य को हल करते हैं। वहाँ उदाहरण के लिए अपने खुद के हैं, जबकि किसी के पास अन्य हैं। अगर हम वास्तव में निर्माताओं की बात करें तो वे काम कर रहे हैं नोवा, एनएक्स और वहाँ भी या तो ऑटोकैड में या रूस में। ये कंपास में भी इस तरह है। निर्माता के लिए गणना करने वाले प्रोग्राम भी हैं निश्चित रूप से, और वायुगतिकी भी संभव है। आकलैंड में वहाँ या अन्य कार्यक्रमों में इसे गिनना और भी जानकारी उपलब्ध है। हर विशेष कार्य के लिए विशेष रूप से विकसित किए गए हैं प्रोग्राम के पैकेज, उदाहरण के तौर पर। लेकिन वे इतने सामान्य हैं कि उन्हें आवश्यक है कि उदाहरण के लिए उनमें से कई को जेपलिन की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जाएगा, कह सकते हैं। यहाँ जेपलिन के रूप में वायुगतिकी है, यानी वहाँ तो यहाँ मैं विस्तार से नहीं जाऊँगा। वहाँ विभिन्न प्रकार के मॉडल हैं और इसी तरह और इसी प्रकार। और इसे कैसे करना चाहिए? क्या मैं फिर से इस विदेशी शब्द मान्य करना के बारे में बात कर रहा हूँ? कार्यक्रम यानी कुछ ज्ञात चीज़ों की गणना करना, कुछ की तुलना करना। उदाहरण के लिए परिणामों को देखना कि यह सही तरीके से काम कर रहा है और फिर सही तरीके से किया जा सकता है। हमारे फॉर्म पर लागू करें, जैसे कि वे सर्वरों के बारे में पूछते हैं कि क्या वे होंगे, उदाहरण के लिए, या संभवतः काम के लिए सर्वर का उपयोग किया जाएगा तो कुछ अधिक होगा। क्या कोई अत्यधिक उन्नत और प्रभावी सुरक्षा प्रणाली है ताकि औद्योगिक जासूसी न हो सके? बिल्कुल सर्वर ही होंगे, लेकिन हमारे पास विशेष रूप से ही होंगे। एक व्यक्ति को काम पर रखा गया है जो इस पर अधिक सावधानी पूर्वक ध्यान देने के लिए जिम्मेदार होगा, ताकि कुछ भी न बहे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही। एक, जेपलिन किस प्रकार का होगा? कठोर संरचना या अर्ध कठोर? नरम संरचना वास्तव में नरम है क्योंकि ये छोटी है। और हाँ हाँ, ऐसा ही है और भी है। सामानों की परिवहन लागत वास्तव में मालवाहन हवाई परिवहन की लागत के बराबर होगी, या ये वास्तव में ऑटो और रेलवे के बीच कुछ मध्यवर्ती है? लेकिन यह इस उपकरण पर या भविष्य में हम क्या भी करेंगे ही भी हम चाहते हैं कि यह सस्ता हो, और इस उपकरण पर ही यह वास्तव में सबसे महंगा होगा क्योंकि यह एक प्रायोगिक नमूना है। जब हम इसे ठीक कर लेंगे तब देखेंगे। कहना मुश्किल है, लेकिन यह सस्ती नहीं है। यह निश्चित रूप से होगा, लेकिन दूसरी ओर अगर ज़रूरत पड़ी कुछ चीज़ों को कहीं ले जाना, शायद यह हेलीकॉप्टर से थोड़ा सस्ता होगा, मुझे लगता है। यह जाहिर तौर पर स्पष्ट है कि प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा करने के लिए है। कार या रेलवे के छोटे उपकरणों के साथ मूल रूप से कोई संबंध नहीं है। लेकिन इससे भी अधिक वन, इसलिए कि हालांकि पर वास्तव में पिछले वेबिनार में पहले उपकरण फेडोर का उल्लेख किया गया, वह वहां निर्माण की संभावित लागत के उदाहरणात्मक मानों का उल्लेख कर रहा था, और फिर भी सभी ने आश्चर्य किया कि यह काफी कम ऊंचाई है। कीमत, लोगों ऐसा लगता है। जेपलिन की कीमत वास्तव में अरबों में होती है, लेकिन छोटा उपकरण वास्तव में नहीं। क्या ये 1 अरब हो सकता है? मैं पूछता हूँ कि वहाँ 10 या 15 मिलियन कितने हैं? डॉलर क्यों? लोगों के दिमाग में ऐसे ही आंकड़े होते हैं, लेकिन ये बिक्री मूल्य पर अधिक निर्भर करता है। वे अभी भी इससे पीछे हटते हैं। हाँ, ये स्पष्ट है कि पहले उपकरण की कीमत, पहले उपकरण का मामला, ये केवल उपकरण का मामला नहीं है, बल्कि ये इस बात का ही है कि इसका सही तरीके से और उचित परीक्षण किया जाना चाहिए और मात्रा को पूरा करना चाहिए। यह अभी भी खड़ा है।
यानी तो बस थोड़ा और फिर अंत तक। तो इस उपकरण के बारे में हम इसे विभिन्न रूपों में परीक्षण करना चाहते हैं, यानी बहुत संभव है हमारे पास उपकरण। तो मतलब हम इसे पायलट किए जाने वाले, बिना पायलट वाले और सीटों के साथ चाहते हैं, बिना कुर्सियों के। मैंने वास्तव में अभी एक और बात का उल्लेख नहीं किया, लेकिन यह पर्याप्त है। एक दिलचस्प क्षेत्र जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत संभावित रूप से मांग में मानता हूं। यही उपकरण विज्ञापन के साथ उड़ान भरने के लिए है, और वह भी प्रकाश के साथ। ये भी विज्ञापन के अनुसार वास्तव में इस उपकरण की लंबाई काफ़ी बड़ी होगी, और भी वहाँ लगभग 30 मीटर अधिक है। और सामान्यतः ऐसा उपकरण भी अधिकतर उपयोग में आता है जिसमें स्क्रीन है जिस पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ टाइटन शाम को या गोधूली में, और वहाँ ये सब निश्चित रूप से चमकता है। मैं मुझे लगता है कि ये सुंदर होगा। वैसे एक विचार है विज्ञापन बेचने की कोशिश करने का। पहले जेपलिन पर अभी तक ये नहीं है, और इस प्रकार जैसे आप इसके बारे में जो कह रहे हैं, इसे उसकी लागत पर खरीदना। हमारे यहाँ थाईलैंड में जेपलिन की बिक्री के लिए यहाँ थाईलैंड में विज्ञापन किया गया था, और वहाँ वह पूरी तरह से हर तरह के विज्ञापनों से ढका हुआ था। हाँ, लेकिन अगर इसे ऐसा बनाया जाए कि इसे और भी किया जा सके, और कंप्यूटर प्रकार में बदलना, यानी लगभग 10 मिनट, जैसे कि उदाहरण के लिए स्टेडियम में एक मैच के दौरान हमले की स्थिति अलग अलग होती है। विज्ञापन हम वहाँ लगभग 10 मिनट, एक 10 दोस्त तीसरा, जो ज़्यादा भुगतान करेगा वही ज़्यादा प्राप्त करेगा। ये निश्चित रूप से मेरे लिए है। ये विशेष रूप से कुछ कार्यक्रमों में ऐसा लगता है जब ये होना चाहिए। वास्तव में, ठीक है, सच में, वास्तव में यहाँ मॉस्को में उड़ानों के साथ समस्याएं होंगी। पहले अनुमति दी जाती थी 90 के दशक में उड़ान भरने वाले, जिन्होंने शायद अब समस्या हो सकता है कि होगी, लेकिन अन्य शहर हैं जहां मैं उदाहरण के लिए इसके साथ साथ जा सकता हूं। मुझे लगता है कि लोग उड़ान भरते हुए इसे देखेंगे। ये पहले ही लाखों लोग देखेंगे। मैं जानता हूँ कि अब कुछ और त्योहारों पर नोवा हो रहे हैं। गर्मी में वहाँ लाखों लोग भी इकट्ठा होते थे। वह आया और उसके पास कुछ है, लेकिन अन्य शहरों के लिए भी। उदाहरण के लिए मिलियन वाले शहर भी वहां नहीं है, न ही न नोवगोरोद, वोल्गा के किनारे। उड़ान, लेकिन विज्ञापन। विज्ञापन निश्चित रूप से सबसे पहले में से एक है, और स्पष्ट रूप से ऐसे उपयोगों में शायद उदाहरण के लिए जैसे पर्यटन भी शामिल है। और इसके अलावा अगली प्रक्रिया का अभ्यास। इस पर कितना होगा? छोटे उपकरण की अधिक मांग है, या शायद वहां डिलीवरी है, ये देखना होगा। शायद मैं उदाहरण के लिए थोड़ा और समय। अभी मेरे लिए ये कठिन है, लेकिन मैं एक व्यक्ति के रूप में ये कह सकता हूँ जो जेपलिन पर सवारी कर रहा था। वह इस मामले में जैसे कि वह छोटा है। हाँ, और मैं समझता हूँ कि यह और भी अधिक है। हम क्या करेंगे, लेकिन यहाँ मूल रूप से कोई अंतर नहीं है। हाँ, मैं वास्तव में सचमुच समझता हूँ कि वह कैसे उतरता है। तुम उसमें हो, आप अंदर जाते हैं, वह किरील ऊर्ध्वाधर उड़ान भरता है। मैं कह सकता हूँ मैं। मुझे यकीन है कि लगभग सभी लोग जो जेपलिन पर उड़ान भर चुके हैं, या वहां अमेरिकी जेपलिन पर उड़ान भरने वाले, वे इसके लिए भुगतान नहीं करते। ऊपर से आसपास के क्षेत्र का अवलोकन, और वे जेपलिन पर उड़ान के लिए भी अधिक भुगतान करते हैं। बिल्कुल, हाँ, यही तो इसके लिए। मुझे यकीन है कि वे वहां दूसरे तीसरे हैं। एक बार जब वे आएंगे तो अपने बच्चों और परिचितों को लाएंगे, लेकिन केवल ये कहने के लिए, न केवल वास्तव में खुद को, बल्कि दूसरों को भी, कि मैं उड़ रहा था। ये अनुभव थोड़ा सा है, बस इसके लिए थोड़ा सा। वे आएंगे, हाँ हाँ, बस। और जब तुम खुद थोड़ा सा और भी, जब तुम अनुभव करते हो, तुम समझने लगते हो कि जेपलिन कोई चीज़ नहीं है। वहाँ वास्तव में कुछ भी परियों की कहानी जैसा नहीं है, और न ही कुछ जादुई है। बस एक सामान्य उड़न यंत्र उतरा, तुम उसमें बैठे, वह तू अंदर आया, तुझे लाया, तू बाहर निकला, सोचता है वहाँ क्यों है। मैंने ऐसा 2-1 की घोषणा की थी। नियमित उड़ान शुरू की जा सकती शहरों के बीच। मेरा मानना है कि ये एक स्पष्ट बात है। जैसे कि बस, और बिल्कुल स्पष्ट चीज, लेकिन हम वास्तव में सचमुच नहीं करेंगे। अब बात करना मुश्किल है, लेकिन जो लोग समझते हैं उनके लिए बहुत कुछ है। हाँ, लेकिन उतरना कहीं भी हो सकता है। मैं सोच लूँगा। आया, उड़कर आया। मॉस्को में जाना बहुत सुविधाजनक है, रिपोर्ट्स की संख्या बहुत है। तो आगे बढ़ते हुए शायद लोग लगातार इस बारे में जैसे लगातार पूछते हैं। सबसे लोकप्रिय सवालों में से एक पहला सवाल है, बिल्कुल सही है, क्या जेपलिन वास्तव में सचमुच आधुनिक नहीं जलते हैं? ये दूसरा सवाल है।
हवा और सभी चीज़ें खराब मौसम के साथ। और इसी तरह ये बताया गया है कि जेपलिन का प्रबंधन कैसे किया जाता है, जब उदाहरण के लिए ये भी ध्यान देने योग्य है कि और भी बड़ा हवा तेज़ हवा पर है, और फिर भी एक व्यक्ति पूछता है, अगर भी कुछ वीडियो हो सकते हैं जो दिखाते हैं कि वह वास्तव में वहाँ भी था, कोई बड़ा हवा, और जेपलिन ने अपना मार्ग बनाए रखा, आप जानते हैं, लेकिन ये तो थोड़ा सामान्य है। वास्तव में सचमुच बहुत ही आसान है, आप समझते हैं, जेपलिन बनाने के लिए। वह हवा के खिलाफ नहीं उड़ता, वह थोड़ा और सहजता से उड़ता है, वह धारा में उड़ता है। उसे हवा की परवाह नहीं है, लेकिन अगर केवल कुछ चीज़ें हों, थोड़ी और बातें, छोटे चक्रवात, लेकिन वे स्थानीय हैं, लेकिन ऐसे ऊंचाई पर लगभग नहीं होते। नहीं, इसलिए सवाल ये वास्तव में नहीं है कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाता है हवा के भीतर। ये सवाल है कि वास्तव में इसकी गति इसके अंदर कितनी है। हवा की गति बहुत तेज थी, अधिक थी। हम इस उपकरण के लिए गति 120 को काफी महत्वपूर्ण रूप से निर्धारित कर रहे हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रूजिंग स्पीड है, यानी, लेकिन लगभग और भी। ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे का क्या मतलब है? ये 25 मीटर है एक सेकंड में। तो जरा लोगों से पूछिए, क्या कोई है जो 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से जीवन में बहुत से लोग आमतौर पर मिलते हैं। सड़क पर इसके बारे में किसी ने नहीं सुना, बल्कि हमारे पास खुद ही मिले। तो 120 ये लगभग 110 के आसपास है। तो ये लगभग कितने मीटर हैं प्रति सेकंड? 120, खैर कोई बात नहीं, 120, हाँ, गति पर 120 ये है, और लगभग 25 लोगों के साथ भी ले जाता है। तो मतलब लोग बाहर नहीं भी, वे बाहर आते हैं। लेकिन क्यों चर्चा होती है? यानी यदि हम वास्तव में उड़ रहे हैं तो वहाँ हवा है 15 मीटर प्रति सेकंड 25 होने पर, या यहाँ तक कि 30 मीटर। यहाँ हमारे पास एक अंतर है, हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ हमें जाना है। हाँ, अगर हम हवा के खिलाफ हैं तो हम अधिक समय तक उड़ते हैं, लेकिन कितना अप्राकृतिक है। अगर हवा के साथ हम तेजी से उड़ते हैं तो यहाँ कोई सवाल नहीं है। ज़मीन पर खड़े होने पर हवा कहीं अधिक खतरनाक होती है। यहाँ वह है, और थोड़ा टर्बुलेंस भी। ये ज़मीन के करीब ही प्रकट होता है, और वास्तव में वहाँ हो सकते हैं बहुत तेज़ हवाएं। लेकिन हम इसे सुधारना चाहते हैं। लेकिन ये भी मस्तूल पे खड़ी है। मानदंड 35 मीटर तक की आवश्यकता करते हैं। अगर तुम लंबे समय तक खड़े रहते हो तो 35 मीटर पूरी तरह से पर्याप्त है। तो यहाँ मैं कोई भी नहीं देखता उड़ान लैंडिंग, हाँ, लेकिन नहीं जानता ऐसा हेलीकॉप्टर 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से उड़ता। वे भी उतरते हैं, और विमानन में मौजूदा विमान लगभग 100 सालों से उड़ रहे हैं। फिर भी सभी के पास सीमाएं हैं, और सभी के पास सीमाएं हैं। हालांकि जहाज तूफान के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होते। वे या तो चले जाते हैं या बंदरगाहों में छिप जाते हैं। अगर कुछ और नहीं किया गया तो यह सब उन्हें किनारे पर फेंक देगा। ये सब वास्तव में प्रकृति की अत्यधिक अद्भुत ताकत है। इसके प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए अगर इस पर विचार किया जाए। वास्तव में तत्व होते हैं, लेकिन वहाँ भोजन का मोड़ है। ये सवाल उसे अक्सर हवा नोवा हेलीकॉप्टर हवा देते हैं। न तो ये फटेगा अगर तूफान आए, डीजल का जहाज हो। ये बिल्कुल नहीं डूबेगा अगर ये तूफानी नहीं है। इस प्रकार वास्तव में हम कह सकते हैं कि यह निश्चित रूप से हवा में नहीं है। इन विमानों की गति वास्तव में बहुत अधिक है। तो आप अभी ड्रोन के बारे में बात कर रहे हैं। हर जगह बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। ड्रोन वह तेज हवाओं में बिल्कुल भी अच्छा नहीं उड़ता। वह पलट जाता है तब उसे सब कुछ, यानी मूल रूप से गुलाब वह हवा में। इस संदर्भ में यह थोड़ा सा और अधिक सुरक्षित है हवा में। जैसे समुद्र में जहाज समुद्र में तूफान में जा रहा है, वहां समस्याएं हैं। तो जैसे कि जहाजों के मामले में, हाँ, क्योंकि ये सीमा पर है, मौसम की स्थिति वास्तव में शांत है और पानी में कुछ भी नहीं है। और निश्चित रूप से यह सीमा वास्तव में बिल्कुल ही हवा और जमीन के बीच है। यहाँ पर लोग वास्तव में नहीं हैं। अंततः यहाँ कोई नहीं होगा। आपके विचार में हमें यह सुंदर और आकर्षक गुलाब कितने वर्षों में प्राप्त होगा? क्या आपको लगता है कि इसे प्राप्त करने में बहुत समय? 300 टन की भार वहन क्षमता वाले गुलाब को हवा में उठाना, और सामान्यतः अगर मैं नहीं जानता कि 300 टन की भार वहन क्षमता वाली गुलाब की यह लक्ष्य कितने वर्षों में प्राप्त होगी।
हाँ, लक्ष्य को घोषित किया जा सकता है, लेकिन यह लक्ष्य अभी बहुत दूर है। हमें थोड़ा कम उठाना है, जबकि हमारे दायरे में भी थोड़ा। वास्तव में इस परियोजना में ऐसा कोई कार्य नहीं है ऐसा गुलाब लिया जाए। हाँ, आप समझते हैं, मैं नहीं सोचता कि यह वास्तव में आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। मैं यहाँ अक्सर सबसे बड़े विमानों का उदाहरण देता हूँ, जैसे कि विशाल विमानों का उदाहरण के लिए, जब कितनी मुझे लगता है कि ऐसे उपकरणों की भार वहन क्षमता जैसे 300 टन या उससे अधिक होनी चाहिए। उन्हें वहां अधिकतम 5 आकार में, अधिकतम के रूप में, जो कि आवश्यक है और उचित भी होना चाहिए। और ये अपने आप को नहीं चुका पाएगा, नहीं लौट आएगा। यानी उनकी संख्या कम होनी चाहिए। यानी अगर वह कल ही प्रकट होता तो शायद वह खुद को बहुत अच्छे से डुबो देता, लेकिन इसके निर्माण के लिए इतनी राशि का निवेश करना होगा, विशाल और इतनी शक्तियां और इतना लंबे समय तक उसे बनाना, क्योंकि यह बहुत गंभीर समय है। और ताकि यह लाभदायक हो सके, यदि यह राज्य निर्णय लेता है, कुछ कार्य उत्पन्न होंगे जो अन्यथा होंगे, यह असंभव है, तो मतलब उसे आना चाहिए, और उसे ही आना भी चाहिए। सिर्फ प्रकट होना नहीं है, उसे प्रकट होना चाहिए और घोषणा करनी चाहिए अपने आप को, और ताकि इसे लॉजिस्टिक श्रृंखलाओं में शामिल किया जा सके। कहाँ होना चाहिए? ये तब होता है जब वहां कुछ रिएक्टर बनाए जा रहे हैं, जो यदि उपयोग की जाने वाली जगह पर सेट किया जाता है तो उनके लिए पूरा कारखाना बनाना होगा। यदि इसे भागों में परिवहन किया जाता है, उदाहरण के लिए, लेकिन पहले से ही, उदाहरण के तौर पर एक उद्यम जो कुछ विशेष रूप से या कुछ का निर्माण करता है, अन्य और रासायनिक रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर, परमाणु संयंत्र, या फिर कुछ और विशाल संरचनाएं जैसे, लेकिन उनके चेन, उनकी लॉजिस्टिक्स अब एक और स्थापित की जा रही है। यानी वे उपकरण के लिए आधार नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो वस्तु वहां बनाई जा रही है उसकी कीमत अरबों में है, अगर यह दशकों में है, अरबों डॉलर, और वास्तव में कोई भी लॉजिस्टिक श्रृंखला में निवेश नहीं करेगा। ऐसे उपकरण का वास्तव में अभी तक अस्तित्व नहीं है, यानी वे वास्तव में वित्त पोषण कर रहे हैं। नहीं होंगे, लेकिन किसी को वित्त पोषण करना होगा और फिर इंतजार करना होगा। इंतजार करना कि यह कब लागू होगा, नहीं पता। ये बहुत मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ शायद लगभग 60 के आसपास हैं। मुझे लगता है कि ये सही है। टन वास्तव में भार वहन क्षमता के लिए एक अच्छी माप है, जिसकी ओर हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ, अगर तुम 60 टन ले जा रहे हो तो तुम सामान ले जा रहे हो, कि सभी माल परिवहन अब लगभग 60, अधिकतम 60 के मानक के अनुसार हैं। 60 टन भार वहन क्षमता वाले गुलाब के लिए, जिनकी विस्तृत जानकारी विशेष रूप से मांगी जा रही है, और विशेष रूप से पहले एलिंग के बारे में विशेष रूप से पूछा जा रहा है, और पहले उपकरण पर एलिंग नहीं। होगा और होगा, यह आवश्यक नहीं है, हम अपनी खोज लेंगे, क्योंकि हम योजना बना रहे हैं कि हम किसी भी के नीचे गुजरते हैं। हम वहां मौजूद चीजें वास्तव में खोजेंगे, और विशेष रूप से इसे सही मायने में और भी करेंगे। लेकिन कम से कम मैंने ऐसा समझा, और आगे फिर और आगे हम आगे तय करेंगे। मुझे उम्मीद है कि नहीं, यह कि निकटतम नोवा थोड़े समय में अगले इस तरह थोड़ा और है, क्या होगा, और वहां पहले से ही होगा, जैसा कि इसके अनुसार समझ में आएगा आकार, और तब शायद, शायद अगर नहीं, हम कहीं ऐसा पाएंगे कि वह निर्माण कर रहा है, लेकिन शायद इसे करना चाहिए, बनाना है, लेकिन अभी नहीं, अभी ऐसा कार्य है, इसे थोड़ा अभी बनाया है, और यह भी खाली क्यों खड़ा होगा? आखिरकार इसके लिए ही अगले उपकरण के लिए लोगों की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह एक जटिल प्रक्रिया है और इसके लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है कि हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ सुचारू रूप से मैं देख रहा हूँ कि प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। वास्तव में इस समय हमारे पास कुछ और भी अधिक हैं। एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, अब मैं वहाँ भी कुछ पाठ देखूँगा। कोर कागज़ की कपड़ा बना रहा है, जैसे कि शायद कागज़ के लिए ही हो सकता है। वास्तव में यह कपड़ा बनाने की प्रक्रिया कागज़ के लिए ही हो रहा है। वास्तव में आपके लिए यह शायद कोट के लिए कपड़ा था, जो विशेष अवसरों पर पहनने के लिए बनाया गया था, ताकि आप अधिक प्रभावशाली और सम्मानित दिख सकें। कोट के लिए, लेकिन यह वास्तव में शायद कभी कभी गैस धारण करने वाला नहीं है। पीवीसी, जो हवा को धारण करने में सक्षम है, अक्सर प्रस्तावित किया जाता है।
हर तरह के संपर्क, किसी प्रकार की मदद बहुत अच्छा है आप हमारे लिए। भेजने के लिए और भी संरचनाएं बनाई जाएंगी, जैसे कि आवरण, पंख और ढांचा। और भी संरचनाएं बनाई जाएंगी, जैसे कि अधिक आवरण, पंख और ढांचा। इस बारे में आंशिक रूप से पहले ही बात की जा चुकी है, या फिल्मी कपड़े से। सामग्री के संदर्भ में यह वास्तव में कहा जा सकता है कि कपड़े फिल्मी होते हैं, जो एक आवरण और ढांचे का काम करते हैं। मतलब ढांचा ढांचा होगा या शायद कोई कंपोजिट होगा, संभवतः संरचना या संयोजन के रूप में हो सकता है। यह भी संभव है और भी हो सकता है। संयुक्त सामग्रियों के साथ साथ, जैसे कि कुछ हद तक एल्यूमिनियम मिश्र धातुओं से, उदाहरण के लिए। और भी आमतौर पर कुछ तत्व जैसे एल्यूमिनियम होते हैं, शायद सबसे अधिक लोडेड स्टैंड स्टील भी है होगा। तो यह गुलाब पर इस प्रकार का पंखा कैसे है? उपकरण सरल होगा, यह कुछ भी होगा। कठोर संरचना जो कपड़े से ढकी हुई है, जैसे कि किसी प्रकार की कोटिंग के साथ ही, यानी सामान्यतः हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे जैसे इसे हल्का बनाया जा सकता है ताकि अधिकतम वजन उठाने सक्षम हो सके। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। इस बारे में भी बात की गई थी, लेकिन क्या आप इसका उपयोग करते हैं? ये शायद एक अलग सवाल है, शायद ठेकेदारों के बारे में नहीं। क्या आप विदेशी देशों के अनुभव का उपयोग करते हैं, और यदि कोई उसके साथ सहयोग का अनुभव बताना वास्तव में मुश्किल है कि यह अनुभव सच में कैसा है। बिल्कुल अनुभव, और लेकिन अगर अनुभव कहता है कि हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं कि अन्य लोग क्या कर रहे हैं, इस अर्थ में यह निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि हम इसे देखते हैं। और केवल गैस गुब्बारे के लिए नहीं, मैं अपनी शक्ति प्रणालियों को देख रहा हूँ। वहाँ वास्तव में उपयोग करने के लिए कुछ है, लेकिन गैस गुब्बारा भी है। हवा में उड़ने वाली तकनीक के संदर्भ में हम देखते हैं कि दूसरों ने क्या बनाया है और उसका विश्लेषण करते हैं। हम जो वास्तव में उचित समझते हैं, शायद यह भी सबसे अच्छा भी उपयोग करेंगे। वहाँ विशेषज्ञों या किसी और के साथ जैसे एक सवाल था। तो अगर साथ कोई सहयोग है तो कृपया इसका उपयोग करें। यह वाक्य स्पष्ट नहीं है और संदर्भ नहीं है। तो आप जैसे किसी के साथ काम कर रहे हैं या नहीं? हम गैस गुब्बारों के उपयोग के संबंध में इस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारे मानकों और सुरक्षा उपायों के अनुरूप नहीं है। रूस के लिए आपके विचार में आप किस क्षेत्रों में सोचते हैं? ये सबसे आकर्षक है। आपने विज्ञापन के बारे में बात की, ये स्पष्ट है। पर्यटन क्या और कुछ है? दूर पूर्व के उत्तर में भी माल परिवहन है, उदाहरण के लिए। और भी यहाँ शायद शायद तो शायद संभवतः कुछ अन्य वैज्ञानिक लक्ष्य भी हो सकते हैं। क्या ये फसलों पर किसी प्रकार की जैविक निगरानी है, या फिर किसी और चीज़ के लिए, या थोड़ी और जानकारी चाहिए? तो मतलब वास्तव में, जैसे कि वास्तव में अवलोकन है। विज्ञापन के क्षेत्र में, पर्यटन के माध्यम से और माल परिवहन के क्षेत्र में ये तीन पहलू हैं। अब यह वास्तव में कहना मुश्किल है कि कौन सा उपकरण सबसे अधिक मांग में है मुझे, लेकिन अभी हम छोटे उपकरण के बारे में बात कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि यह विज्ञापन है, और शायद कुछ पर्यटन और माल परिवहन के बारे में नहीं पता, देखते हैं। बिना पायलट का विकल्प वास्तव में दिलचस्प हो सकता है, देखते हैं। यह वास्तव में अंतिम प्रश्न है। उनमें से जो मैं अभी देख रहा हूँ, जैसे आप भी, आपको क्या लगता है कि टीम को किन मुख्य तकनीकी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? हो सकता है कि पहले उपकरण के विकास में एक गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वास्तव में पंखा क्या होगा विस्तार से। ये एक पावर यूनिट है जो मोटर वाले पंखे के लिए है, यानी हम चाहते हैं ताकि हमारे पास पंखे भी घूम सकते हैं। और यहाँ है कुछ सवाल अब समय की कमी के कारण मूल रूप से नहीं है, हालांकि ये सब हल किया जा सकता है। लेकिन सामान्यतः हम चाहते हैं कि ये इस साल हम अभी तक सब कुछ तैयार नहीं कर पाए हैं, तैयार भागों से, अधिकतम रूप से तैयार भागों से। लेकिन कुछ चीज़ें अलग से विकसित करनी होंगी, जैसे कि एक अच्छा उच्च गुणवत्ता वाला शक्तिशाली और प्रभावशाली इंजन ढूंढना। इंजन दुर्भाग्यवश वास्तव में सचमुच हर विदेशी इंजन नहीं है। वर्तमान स्थिति में हम इसका उपयोग में प्राप्त कर सकते हैं, तो शायद ये संभव है। ये वास्तव में आवरण का सामग्री है, हालांकि सामान्यतः कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन हम शायद शायद रूस का देखना चाहेंगे। तो यहाँ रूस के साथ कुछ समस्या हो सकती है।
तो ये एक ऊर्जा संयंत्र है जैसे उदाहरण के लिए, और हम यही चाहते हैं। यही तरह मैंने कहा ये ज़मीन पर थोड़ा सा और देखना है। मान लीजिए पृथ्वी के निकट भूमि पर संचालन न्यूनतम नहीं। क्लासिकल, मैं वास्तव में अब इसके बारे में सचमुच बात नहीं करना चाहता विवरण में, लेकिन सामान्य तौर पर जैसे कि उदाहरण के लिए आदि और भी न्यूनतम या ज़मीन पर टीम के साथ सहयोग, या फिर बिल्कुल बिना इसके स्वचालित लैंडिंग भी। यानी ये वे पहलू भी हैं जो यहाँ कुछ और समस्याएं नहीं हैं, लेकिन ये जांच करनी होगी, देखना होगा ये वास्तव में कैसे संभव होगा। और यह नव कदम होगा। यहाँ एक तरफ तकनीकों के बारे में बात की गई और दूसरी ओर इसे भी देखना चाहिए। तो मैं शायद बिना पायलट वाले विमान के साथ नहीं रहूँगा। अब बात करना, वहाँ ये एक सामान्य नियंत्रण प्रणाली है, उड़ान, और इसी तरह उड़ान भरना और उतरना ये वही है। तौर पर बिना पायलट वाले विमान छोटे और तेज़ होते हैं। मैं खुद उनकी विकास में शामिल हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मुझे यह पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से जानता हूं कि रूस में नव का ऐसा स्तर बिल्कुल नहीं था। लगभग 2000 घनमीटर छोटे हैं। और यह एक और सवाल है के बारे में और भी अधिक जानकारी। काफ़ी दिलचस्प है और संभवतः यह एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र वाला जेपेलिन है। नहीं, उसने वास्तव में हमारे सब कुछ को सचमुच पाया। सोवियत संघ में वास्तव में एक विमान का विचार वास्तव में किया गया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के साथ। मैं वास्तव में जितना समझता हूं, जितना अंतर्राष्ट्रीय है, ऐसी कुछ संधियां जो इसे अधिक प्रतिबंधित करती हैं। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ सवाल है क्यों? क्योंकि अगर वह गिरता है तो मैं ही कितना समझता हूँ वहाँ उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। बहुत भारी है, स्वयं रिएक्टर का वजन कम है, तो इसे कहने के लिए अपेक्षाकृत कम है, और जो सुरक्षा उसे वहाँ है वह भी नहीं है। मुझे पता है कि कितना है, ये बहुत ज़्यादा है, इसके बिना उड़ना संभव नहीं है। तो हमारे सिर के ऊपर ऐसा क्यों ही और क्या भी? तो ये पूरी तरह से बम नहीं है, लेकिन हमें क्षेत्र को प्रदूषित करने आवश्यकता क्यों है? लोग इसे पहले से ही लाखों तरीकों से प्रदूषित कर रहे हैं। हम बात कर रहे हरे तकनीक के बारे में, और यहाँ हम अपने ऊपर थोड़ा और विस्तार पूर्वक और गहराई से चर्चा करेंगे। ये सब ले जाने के लिए जैसे कि सभी भाग जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगता है तो बेहतर होगा कि जब इसको आविष्कार किया जाएगा, जैसे कि थर्मोन्यूक्लियर उदाहरण के लिए ये एक महत्वपूर्ण खोज होगी संवेदनाओं के संदर्भ में, शायद तब वे थर्मोन्यूक्लियर ठंडे संलयन की प्रतिक्रिया को समझ सकेंगे। अब इसका उपयोग क्यों किया जाए? जब इसे सिर के ऊपर ले जाना है तो फिर ऐसा करना चाहिए जैसे कि उदाहरण के लिए इसे ध्यान में रखते हुए और भी। तो सौर पैनल से लेकर शरीर तक, और नहीं सौर पैनल और अधिक। हमारी ऊंचाइयों से आपने मॉस्को में आपके हिसाब से कितने धूप वाले दिन देखे हैं? इसके लिए वहाँ कुछ महीनों में लगभग 12 नव के आसपास जमा करना है। ये महीनों तक उड़ता रहेगा और 10 महीने तक खड़ा रहेगा। ये किससे दिलचस्पी देता है? अगर ऊंचाई पर जहाँ बादलों के ऊपर हैं तो शायद हाँ, या फिर अफ्रीका में तो शायद इजराइल में, शायद अफ्रीका में और कहीं, शायद और कहाँ, शायद जहाँ अरब देशों में धारीदार सूरज हैं वहाँ शायद यह लाभदायक है उदाहरण के लिए। और हमारे बारे में मुझे लगता है कि यह सामान्यतः ऐसा है। और फिर आप जानते हैं कि यह सब ठीक है निश्चित रूप से, लेकिन इस समय सौर बैटरी की तकनीकें अधिक विकसित हो रही हैं और सामान्यतः ये सब इम्यूलेटरों की ऊर्जा क्षमताएं जो कि वर्तमान में विकसित की जा रही हैं अभी भी पारंपरिक पेट्रोल इंजन की तुलना में काफी पीछे हैं। यह अंतर तकनीकी विकास की दिशा में एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है। अभी तक कोई नजदीक नहीं आया है। जब नजदीक आएंगे तो शायद यह अधिक लाभदायक होगा। बैटरी पर उड़ान भरना, लेकिन अभी यहाँ बहुत बड़ा अंतर है। बोरिस लिसानु मूल रूप से सवालों के जवाब दे चुके हैं, कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे पास आना चाहिए, कुछ गिर रहा है वास्तव में सिद्धांत में। शायद आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो आप समाप्त कर सकते हैं। आप सभी का ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अलविदा कहने से पहले 1.5 घंटे से हम प्रसारण में हैं। सभी का बहुत धन्यवाद कि आज आप लोग यहाँ हैं। प्रसारण पर बहुत सारे प्रश्न आए, जैसे कि ये आपको थोड़ा जल्दी ही लगा। हमने सभी सवालों के जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आपकी सक्रियता के लिए धन्यवाद। लेकिन हमेशा की तरह लाइक्स और रिपोस्ट करना ना भूलें।
ये स्वागत योग्य है। अपने दोस्तों को इसी लिंक के माध्यम से लिंक भेजें। कृपया ध्यान दें कि इस प्रसारण के लिए एक रिकॉर्डिंग होगी। तो अगले वेबिनार में मिलते हैं। हम आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में भाग लिया। यह आपके समर्थन और प्यार के बिना संभव नहीं होता। हम आपके साथ बिताए